हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग बघेल एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन, जहां बच्चों आपको क्लास केजी से क्लास 12 तक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। और अगर इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएं तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं क्लास 11th और 12th की साइंस स्ट्रीम की सबसे बेस्ट टीम, जो आपको 100% क्वालिटी और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। यहां पे एक दो सब्जेक्ट नहीं, चाहे आप फिजिक्स की बात करें, चाहे केमिस्ट्री की बात करें, चाहे मैथ्स की बात करें, चाहे बायोलॉजी की बात करें, एक से एक धुरंधर टीचर हैं जो आपको एक तरफा क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जुड़े रहिए मैग्नेट ब्रेन के साथ और 100% फ्री और क्वालिटी एजुकेशन का फायदा उठाइए। और अगर इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएं तो हम पिछली क्लासेस में क्या बात कर रहे थे और आप लोगों को जिसका बेसब्री से इंतजार था, आज वो कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने लेके आ चुका हूं, जिसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, जिसका हम पार्ट 2 करने वाले हैं। हमने डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट का पार्ट 1 कर लिया था, उसको एक बार क्विक रिवीजन में आप लोगों के सामने करवाना चाहूंगा। हमने क्या बात करी थी डी एंड एफ ब्लॉक के पार्ट 1 में। शुरुआत करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक की, डी एंड एफ ब्लॉक की। ठीक है, तो भैया मैंने कहा था कि हमने पिछली क्लास में शुरू करा था डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या शुरू करा था? डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट जिन्हें हम क्या नाम देते थे, बोलो मेरे संग, जय हिंद। जिन्हें हम क्या नाम देते थे? ट्रांजिशनल एलिमेंट। क्या नाम देते थे? जिन्हें हम नाम देते थे ट्रांजिशनल एलिमेंट। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट को कहां रखा जाता था? एस और पी के बीच में रखा जाता था। एक बार क्विक रिवीजन जरूरी है ना, फिर हम कहानी को समझ लेंगे। ठीक है, चलो ठीक है सर। इसमें हमने कहा कि सर हम इसकी सीरीज वाइज स्टडी करते हैं। 3D सीरीज के बारे में बात करी, 4D सीरीज के बारे में बात करी, 5D सीरीज के बारे में बात करी, 6D सीरीज के बारे में बात करी। ठीक है, 3D सीरीज स्कैंडियम से शुरू होती थी, अपने कितने 21 से कहां तक जाती थी? जिंक 30 तक जाती थी। यस सर, हमने देख लिया, शक्ति वक्रमण फेको निकुंजन करके याद करा था। 4D सीरीज इट्रियम से शुरू होती थी जो कि 39 था, और कहां तक जाती थी? कैडमियम 48 तक जाती थी। अब मैं बात करूं 5D सीरीज की। 5D सीरीज अपनी लेंथेनम से शुरू होती थी जिसका एटॉमिक नंबर 57 था। उसके बाद लेंथेनॉइड चले गए, कहां से कहां तक भैया? अपने 58 से 71। हैफनियम आया अपना 72, और 72 से कहानी शुरू होगी, कहां तक जाएगी? मरकरी जाएगी 80 तक, मरकरी जाएगी 80 तक। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमने बात करी थी 6D सीरीज के, जिसमें एक्टिनियम होता था 89। ठीक है, उसके बाद हमने बोला कि भैया 90 से लेके 103 एक्टिनाइड चले गए। कहां से कहां? 90 से लेके 103 तक एक्टिनाइड चले गए। और अगर अपना 104 आता था रदरफोर्डियम, जो कि हम बात कर चुके थे, जस्ट एक बार क्विक रिवीजन कर रहा हूं। और मैंने कहा था एसी रफ डब्बे संग बहस मत कर, नहीं तो तेरे 10 रंग क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। कॉपरनीशियम 112 पे जाती थी कहानी, ये मैं पिछली क्लास में सब कुछ डिस्कस कर चुका था। इसके अलावा मैंने इनकी एटॉमिक रेडियस, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट क्या पड़ता है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, इनकी सबसे पिक्यूलियर प्रॉपर्टी जो कि पाई जाती है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना, उसके बारे में डिस्कस करा और उस पूरी कहानी को खत्म कर दिया था। बोलो क्लियर है? पिछली क्लास में कोई डाउट होना नहीं चाहिए, सबसे बेस्ट लेक्चर था। अगर आप यूट्यूब पे देखना चाहेंगे, आपको सारे कॉन्सेप्ट एक एक क्रिस्टल क्लियर तरीके से क्लियर हो जाएंगे। और मैं बात जरूर कर रहा हूं वन शॉट रिवीजन की, लेकिन मैं एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एक एक पॉइंट सब कुछ डिस्कस करते हुए चल रहा हूं एक वीडियो में। तो आप ये भूल जाइए कि भैया इसमें आपको डिटेल डिस्कशन नहीं मिलेगा। और अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो ये भी आपके लिए सबसे बेस्ट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं सब कुछ बताऊंगा। क्लियर है? एनसीईआरटी की एक एक लाइन कवर कर दूंगा। यकीन नहीं है तो एनसीईआरटी सामने रखिए और मेरे लेक्चर और मेरे नोट्स पढ़ते हुए चलिएगा। तो शुरुआत करते हैं इसी कहानी की, जिस जोश और जुनून की हम बात करते हैं, उसी जोश और जुनून के साथ। तो भैया बात करें अपन पार्ट 2 में। आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं डी एंड एफ ब्लॉक के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। शुरुआत होगी अपनी कहानी कहां से? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से। ठीक है सर, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से। चलो, क्या होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल? समझना, इन अ सॉल्यूशन स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फिगरेशन, कोई भी कॉन्फिगरेशन उसकी स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू पे डिपेंड करती है। एंड दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, और ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है, ये किन तीन चीजों पे डिपेंड करती है, वो चीज को समझना। हम क्या बात करने जा रहे हैं? इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्या है इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल? मैंने आपको क्या कहा कि कोई सॉल्यूशन है, उसमें स्टेबिलिटी अगर आप किसी भी आयनिक स्पीसीज की देखेंगे या तो वो किस पे डिपेंड कर रही है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। और ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये तीन चीजों पे डिपेंड करता है। सबसे पहली चीज होती है सब्लिमेशन एनर्जी। कौन सी होती है? सब्लिमेशन एनर्जी। आप कोई मेटल है,
आपकी कोई मेटल है, चलो सर ठीक है, वो सॉलिड स्टेट में है, किसमें है, सॉलिड स्टेट में है, किसमें है, सॉलिड स्टेट। आपने कोई मेटल ली, मान लीजिए ये कॉपर है मेरा, ये किसमें है, सॉलिड स्टेट में, ठीक है। तो सबसे पहले हमने मेटल सॉलिड को किसमें कन्वर्ट करते हैं, मेटल गैसियस में कन्वर्ट करते हैं। किसमें कन्वर्ट करते हैं, मेटल गैसियस में। सब कुछ नीचे लिखा हुआ है, चिंता की बात नहीं है। जब हम मेटल सॉलिड को मेटल गैसियस में कन्वर्ट करते हैं तो सॉलिड को सीधे गैस में कन्वर्ट करने के लिए लगने वाली एनर्जी जो होती है वो कहलाती है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। क्या कहलाती है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है सर। अब जैसे ही आपका गैसियस आयन बन गया, अब आप क्या करेंगे, आइसोलेटेड गैसियस एटम में से जब एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, किसमें से, आइसोलेटेड गैसियस एटम में से जब एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो जो लगने वाली एनर्जी होती है खुद ही बता दीजिए। आइसोलेटेड गैसियस एटम है मेरा, हाँ जी हाँ, मेरा एटम, ओ मेरे एटम, ओ मेरे एटम, हाँ मेरे एटम, ये तेरा इलेक्ट्रॉन, तेरे और इसके बीच में टोटल तेरे और न्यूक्लियस के बीच में क्या वर्क कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क कर रहा है, जो कि आपका अट्रैक्शन फोर्स है। तो भैया इसको निकालने में लगने वाली एनर्जी जो होगी वो कहलाएगी आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है सर, आयोनाइजेशन एनर्जी लग गई। अब हमारा गैसियस आयन हो चुका है, गैसियस आयन हो चुका है। अब ये जो गैसियस आयन है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पानी में, एक्वस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लगने वाली जो एनर्जी होगी वो कौन सी होगी, हाइड्रेशन एंथैल्पी या हाइड्रेशन एनर्जी होगी। इन तीन चीजों का सम अगर मैं देखूं, चलो देखो, मेटल सॉलिड मेटल गैस में कन्वर्ट हुआ, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, मेटल गैस मेटल गैसियस आयन और एक इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हुआ, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। और ये जो गैसियस आयन था एक्वस आयन में कन्वर्ट हुआ तो हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है। या तो मैं इसको पूरा ओवरऑल लिखने की कोशिश करूं तो क्या होगा, मेटल गैसियस से मेटल गैसियस कट गया, मेटल गैसियस आयन से मेटल गैसियस आयन कट गया, मेटल सॉलिड मेटल एक्वस में और एक इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो, एक इलेक्ट्रॉन में जाए, तो ये जो टोटल एंथैल्पी है डेल एच, टोटल एंथैल्पी है डेल एच। अगर कोई रिएक्शन एक स्टेप में हो या मल्टीपल स्टेप में हो तो हैस लॉ हमें कहता है कि भैया अगर आपको कोई रिएक्शन एक स्टेप में हो रही है या मल्टीपल स्टेप में हो रही है तो लगने वाली एंथैल्पी सेम होती है। तो ये जो डेल एच है वो किसके बराबर होगा, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन के भी, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन के भी और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन के। और यही डेल एच आपको किसको रिप्रेजेंट करता है, ये टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, जो कि क्या है, आपका स्टैंडर्ड पोटेंशियल है। क्या है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल इज नथिंग बट अ सब्लिमेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी का सम होता है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कुछ और नहीं होता, क्या बोला मैंने, सब्लिमेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एंथैल्पी का सम होता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब मेरी बात समझना, आप किसी भी मेटल के लिए बात करेंगे, अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको निकालना है, मैं आपको बता दूं, आप सीरीज में बात करने जा रहे हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहे हैं, सीरीज वाइज स्टडी करने जा रहे हैं। अब अगर आप सीरीज वाइज स्टडी करेंगे ना बेटा, तो हर किसी के लिए भैया हो सकता है कि किसी के लिए सब्लिमेशन एनर्जी अलग हो, आयोनाइजेशन एनर्जी अलग हो, हाइड्रेशन एंथैल्पी अलग हो। अब जब ये तीनों का सम है तो इसमें कोई रेगुलर वेरिएशन देखने नहीं मिलता है। आपको पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो आपकी सब्लिमेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एंथैल्पी का सम करना पड़ता है। और ये सम सबके लिए अलग अलग आता है, सबके लिए अलग अलग आता है। इसीलिए लिखा जाता है, एनसीईआरटी कहती है, मैं वही पूरी एनसीईआरटी डिकोड करके बता रहा हूं आपको। एनसीईआरटी कहती है कि भैया आप किसी सीरीज में जाएंगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कोई रेगुलर पैटर्न या रेगुलर ट्रेंड आपको देखने नहीं मिलेगा। प्लीज इसे नोट डाउन करें। बहुत सिंपल कहानी थी जो मैंने आप लोगों को बताई, बहुत ही सिंपल कहानी थी जो मैंने आप लोगों को बता दी, ठीक है। ये सब कुछ लिखा हुआ है नीचे, सब कुछ लिखा हुआ है नीचे। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की कहानी बहुत ही सिंपल कहानी थी जो मुझे थी सुनानी। चलो ठीक है, ठीक है, बढ़ूं आगे। यस सर, अगर इतना हो गया तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। समझिएगा इस कहानी में, स्क्रीनशॉट लिया। चलो नेक्स्ट कहानी है मेरी, नेक्स्ट कहानी है मेरी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज द मेजर ऑफ टोटल एनर्जी। अभी मैंने बताया स्टैंडर्ड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द मेजर ऑफ टोटल एनर्जी। बार बार बोलो, बोलो मेरे संग, जय हिंद तो बोलना ही बोलना। किस कौन कौन सी टोटल एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एंथैल्पी का सम होती है। कौन, आपकी स्टैंडर्ड पोटेंशियल। एंड लोअर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मैं क्या बोल रहा हूं जितना कम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, या मैं मोर नेगेटिव की बात करूं, मोर स्टेबल विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ही ज्यादा स्टेबल होगी। क्या बोल रहे हैं हम, समझना, जितना निगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उतनी ही ज्यादा स्टेबल क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ठीक है सर। अब मैं क्या लिख रहा हूं, देयर इज नो रेगुलर ट्रेंड इन ई नॉट वैल्यू। सारी एनसीईआरटी डिकोड कर दे रहा हूं।
ई नॉट वैल्यू में कोई भी रेगुलर ट्रेंड देखने नहीं मिलता एंड इट डज नॉट अफेक्ट द केमिकल प्रॉपर्टी। समझना, ई नॉट उतनी ज्यादा केमिकल प्रॉपर्टी डी ब्लॉक एलिमेंट की अफेक्ट नहीं, मैं स्पेशली कह रहा हूं डी ब्लॉक एलिमेंट की, उतनी ज्यादा केमिकल प्रॉपर्टीज पे अफेक्ट नहीं डालता है, इसीलिए हम ई नॉट को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं यहाँ पे। लेकिन मैंने फिर भी आप लोगों को बताया जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इट इज नथिंग बट अ टोटल एनर्जी। आप खुद ही सोचिए ना, हर इंसान के अंदर पोटेंशियल होता है, मेरे अंदर पोटेंशियल है, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है। व्हाट इज पोटेंशियल? इलेक्ट्रॉन को देने और लेने की क्षमता। अगर मैं इलेक्ट्रोड की बात करूं, हमारा पोटेंशियल क्या है? हमारा पोटेंशियल ये है कि हम अपने काम को किस तल्लीनता, किस लगन के साथ करते हैं, ये हमारा पोटेंशियल। हर इंसान का पोटेंशियल अलग अलग होता है। वो किस पे डिपेंड करता है? उसके अंदर पाई जाने वाली टोटल एनर्जी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? उसके अंदर पाई जाने वाली टोटल एनर्जी पे डिपेंड करता है। तो वही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ और नहीं, टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। और ये तीन चीजों का सम है, इसीलिए आपको कोई रेगुलर ट्रेंड ई नॉट वैल्यू में नहीं दिखता एंड इट डज नॉट अफेक्ट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। और इसका डी ब्लॉक एलिमेंट पे की केमिकल प्रॉपर्टीज पे उतना ज्यादा अफेक्ट भी नहीं होता है। ठीक है सर। अब मैं बात करूं ई नॉट आरपी, क्या बोला हमने? जितना ज्यादा निगेटिव उतनी ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अगर मैं बात करूं ई नॉट आरपी, अगर आप कॉपर की बात करेंगे तो पॉजिटिव होती है। कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। एनसीईआरटी की बहुत प्यारी लाइन है, ये समझते चलना। अगर मैं ई नॉट वैल्यू की बात करूंगा, किसके लिए? कॉपर के लिए बात करूंगा, तो कैसी होती है? पॉजिटिव होती है, जो ये इंडिकेट करती है कि भैया इनएबिलिटी टू लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। अगर कोई नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है जैसे HCl हो गया, तो उससे ये लिबरेट हाइड्रोजन नहीं करेगा, क्योंकि इसकी ई नॉट वैल्यू मैं आपको बता दे रहा हूं। ई नॉट आरपी फॉर कॉपर, ई नॉट आरपी फॉर कॉपर कितना होता है? प्लस 0.34 वोल्ट, 34 वोल्ट। मतलब देखना, अगर आप ये रिएक्शन देखेंगे, कॉपर +2 दो इलेक्ट्रॉन लिया, तो आपको कितना देखने मिलेगा? Cu 0 में आया। इसके लिए जो ई नॉट वैल्यू होती है वो कितनी आती है? प्लस 0.34 वोल्ट आती है। कितनी आती है? प्लस 0.34 वोल्ट आती है। ठीक है सर। तो हमने कह दिया कि भैया इसकी ई नॉट वैल्यू कैसी आ रही? पॉजिटिव आ रही है, तो ये हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करता। तो क्या सर ये किसी भी एसिड के साथ हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करता? ऐसा नहीं है। ओनली ऑक्सीडाइजिंग एसिड रिएक्ट विथ कॉपर, लाइक H2SO4 एंड HNO3 रिएक्ट विथ कॉपर। ओनली ऑक्सीडाइजिंग एसिड ही कॉपर के साथ रिएक्शन करते हैं। चलो मैं बात करूं ट्रेंड्स ऑफ ई नॉट आरपी, किसकी बात करूं मैं? ई नॉट आरपी के ट्रेंड की बात करूं। क्या है ई नॉट आरपी का ट्रेंड? किसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं? अगर आपका मेटल +2 है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है रिडक्शन, और मेटल में कन्वर्ट हो रहा है। किस में कन्वर्ट हो रहा है? मेटल सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। किस में कन्वर्ट हो रहा है? मेटल सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। हम इसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, इसके रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में। तो अगर हम किसी सीरीज में लेफ्ट से राइट जाएंगे, क्या जाएंगे? लेफ्ट से राइट जाएंगे। पहले तो मैंने आपको थंब रूल ये दिया कि इसका कोई पर्टिकुलर ट्रेंड नहीं होता, लेकिन अगर मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूं 3D सीरीज में, कहां जा रहा हूं? लेफ्ट से राइट जा रहा हूं 3D सीरीज में, ई नॉट आरपी बिकम लेस नेगेटिव। जनरली मैं कहूं ये क्या होता जाता है? लेस नेगेटिव होता जाता है। ऐसा क्यों? व्हाट इज ई नॉट आरपी? व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? इट रिप्रेजेंट्स द टोटल एनर्जी। कौन कौन सी? सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन और हाइड्रेशन। लेफ्ट से राइट जाने पर ये कैसा हो रहा है? लेस निगेटिव हो रहा है। क्या हो रहा है? लेस निगेटिव हो रहा है। क्यों? क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी 1 और आयोनाइजेशन एनर्जी 2 का सम क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। आयोनाइजेशन एनर्जी 1 और आयोनाइजेशन एनर्जी 2 का सम क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। बोलो क्लियर हो गया? अगर ई नॉट आरपी की बात करूं मैं, लेफ्ट से राइट हम जैसे जैसे जाते जाएंगे ये लेस निगेटिव होता जाता है, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी 1 और आयोनाइजेशन एनर्जी 2 का सम बढ़ता जाता है। क्योंकि ये कितनी चीज़ों पे डिपेंड करता है सर? ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। ये अपनी कहानी हो गई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की। किसकी कहानी हो गई? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की। अभी कहानी शुरू हुई है, अभी कहानी तो शुरू हुई है। और पिक्चर जब तक पूरी ना हो, मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, जब पिक्चर शुरू हो और जब तक पिक्चर पूरी ना हो, आप पिक्चर को छोड़े ना, क्योंकि क्या पता जैसे ही क्लाइमैक्स आएगा आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? चलो जी, अगर इतना है तो इसे नोट डाउन करिए, इतना है तो इसे नोट डाउन करिए। चलो आगे बढ़ाता हूं कहानी को, आगे बढ़ाता हूं कहानी को। ठीक है, मेरी अगली कहानी है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, उस मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में ही मेरी अगली कहानी है। अगर मैं ई नॉट आरपी की बात करूं, मैग्नीज, जिंक और निकल, किसके लिए बात करूं? मैग्नीज, जिंक और निकल के लिए बात करूं। तो चलो मैं मैग्नीज देखता हूं। क्या देखता हूं? मैग्नीज देखता हूं। हम किसकी बात कर रहे हैं? M+2 कन्वर्ट हो रहा है किसमें? मेटल में कन्वर्ट हो रहा है। इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हम बात कर रहे हैं। चलो मैग्नीज मैंने देखा, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर होता है 25, मतलब क्या होता है? 3d5 4s2। ठीक है,
और अगर मुझे Mn+2 चाहिए तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, मेरा क्या होगा 3d5 4s0 ये होगा। चलो ठीक है, आप देख पा रहे हैं Mn+2 में कैसा पाया जा रहा है, हाफ फिल्ड पाया जा रहा है। कैसा पाया जा रहा है, हाफ फिल्ड पाया जा रहा है। दूसरी चीज की बात करूं, मैं किसकी बात करूं, दूसरी चीज की बात करूं, ठीक है, मैं किसकी बात करूं, जिंक की बात करूं। जिंक क्या होता है, एटॉमिक नंबर 30 होता है, 3d10 4s2 क्या होता है, 3d10 4s2। लेकिन हमें जिंक +2 की बात करनी है, जिंक +2 की बात करनी है, क्या हो गया 3d10 4s0। ये कैसा है, फुली फिल्ड है। कैसा है, फुली फिल्ड है। फुली फिल्ड है। कैसा है, फुली फिल्ड है। चलो ठीक है सर, चलो सर बिल्कुल ठीक है, ये कैसा हो गया आपका, फुली फिल्ड देखने आपको मिल गया। ठीक है, अब मैं तीसरी बात करूं, निकिल की बात करूं, निकिल की बात करूं, निकिल की बात करूं, निकिल क्या होता है 28 होता है, 3d8 4s2 4p 4s2 सॉरी 3d8 4s2। लेकिन मुझे निकिल +2 चाहिए, निकिल +2 चाहिए तो क्या हो गया 3d8 4s0, 3d8 4s0 ये हो गया मेरा। लेकिन ना इसमें हाफ फील्ड है ना फुली फील्ड का कोई कॉन्सेप्ट है। फिर भी एग्जामिनर कह रहा है या बुक वाला कह रहा है या हमने एक्सपेरिमेंटली पाया कि मैग्नीज, जिंक और निकिल की जो E0 वैल्यू होती है एक्सेप्शनली मोर निगेटिव होती है एज एक्सपेक्टेड। ऐसा क्यों, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा निगेटिव पाई जा रही है, ऐसा क्यों। तो भैया हमने क्या कहा कि Mn+2 में आपको क्या देखने मिल रहा है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल देखने मिल रहा है। Zn+2 में क्या देखने मिल रहा है आपको, फुली फील्ड ऑर्बिटल देखने मिल रहा है। लेकिन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 3 चीजों पर डिपेंड करता है बेटा, समझना, सब्लिमेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एंथैल्पी। लेकिन निकिल +2 की जो स्टेबिलिटी है और उसका E0 इतना ज्यादा निगेटिव है वो हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी की वजह से होता है। इसका निगेटिव, मोर निगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस वजह से होता है, हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी की वजह से होता है। एंड दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एंड जेई और योर टर्म एग्जाम, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट और जेईई। किसके लिए इंपॉर्टेंट है ये, नीट और जेई के लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा निकिल जिंक और आपका क्या हो गया, मैग्नीज हो गया, इसके लिए जो E0 वैल्यू होती है जो आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं उससे ज्यादा निगेटिव पाई जा रही है। ऐसा किस वजह से हो रहा है, ऐसा इस वजह से हो रहा है कि भैया मैग्नीज +2 में तो माना हमने कि कैसा ऑर्बिटल है, हाफ फील्ड है। जिंक +2 में तो माना हमने कैसा ऑर्बिटल है, फुली फील्ड है। तो निकिल +2 में क्या पाया जाता है, लेकिन निकिल +2 में हाई निगेटिव या हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी पाई जाती है। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, निगेटिव ही होती है। कैसी होती है, निगेटिव ही होती है। तो हमने क्या बोला, हाई निगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी पाई जा रही है, इसीलिए निकिल +2 कैसा है बेटा अपना, बहुत ज्यादा निगेटिव पाया जाता है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। प्लीज इसे नोट डाउन करो, कॉन्सेप्ट बताते चल रहा हूं, एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एनसीईआरटी पूरी डिकोड कर दे रहा हूं मैं, सब कुछ एनसीईआरटी की ही कहानी है, सब कुछ एनसीईआरटी की ही कहानी है। क्लियर है, क्लियर है, बढ़ाऊं आगे, चलो अगर इतना है तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट कहानी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को क्या समझ आया सर, हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे थे। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता था इट इज नथिंग बट अ टोटल एनर्जी, मतलब सर ये सब्लिमेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एनर्जी का सम होता है। और सर हम अगर किसी भी सीरीज में लेफ्ट से राइट जाते हैं इसका कोई पर्टिकुलर ट्रेंड देखने नहीं मिलता है। क्यों, क्योंकि सर 3 चीजों का सम है हर किसी के लिए, हाइड्रेशन एंथैल्पी, सब्लिमेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी अलग अलग होगी। चलो ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। दूसरी चीज हम क्या कहते हैं सर कि मैग्नीज हो जाए, जिंक हो जाए या निकिल हो जाए, इनकी अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इनको देखा जाए तो इनके लिए जो E0 RP होता है बहुत ज्यादा नेगेटिव पाया जाता है। ऐसा क्यों, मैग्नीज +2 में हाफ फिल्ड, जिंक +2 में फुली फिल्ड और लेकिन निकिल +2 में हाई नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी पाई जाती है। क्लियर हो गया। चलो सर अब अपने पास क्वेश्चन क्या है, ऑल्दो डी ब्लॉक एलिमेंट, समझ रहा हूं, हैविंग वेरी नेगेटिव वैल्यू ऑफ E0 RP, इनकी बहुत ज्यादा नेगेटिव वैल्यू पाई जाती है E0 RP की, बट दे आर नॉट गुड रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन इन्हें एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं माना जाता एज कंपेयर टू एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट की अगर आप बात करोगे, जैसे देखो लिथियम ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन करा, ठीक है, Li+ में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, इसका E0 RP कितना होता है -3.07, अच्छा खासा रिड्यूसिंग एजेंट, अच्छा खासा। ठीक है, पोटेशियम की बात करोगे, पोटेशियम की बात करोगे, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करा, -2.90, जितना ज्यादा नेगेटिव उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, अच्छा खासा रिड्यूसिंग एजेंट। सॉरी यहां चार्ज नहीं आएगा,
ठीक है। आप बात करो सोडियम की, बात करो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन करा। आप लोगों को याद कुछ नहीं करना, ये कुछ याद नहीं करना, मैं आप लोगों को बता 2.70 वोल्ट, अच्छा खासा रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन अगर आप एस ब्लॉक एलिमेंट की बात करोगे, किसकी बात करोगे, एस ब्लॉक एलिमेंट की बात करोगे, किसकी बात करोगे, एस ब्लॉक एलिमेंट की बात, डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करोगे, इनकी ई नॉट वैल्यू अच्छी खासी निगेटिव होती है, लेकिन ये एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होते। क्यों सर? इनकी सब्लिमेशन एनर्जी एक तो बहुत ज्यादा हाई होती है। क्या हाई होती है? सब्लिमेशन एनर्जी। मतलब अगर इनको सॉलिड से सीधे किस में कन्वर्ट करना है, गैस में कन्वर्ट करना है, तो लगने वाली एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होगी। इसके अलावा सर अगर आप देखेंगे एस ब्लॉक का साइज बड़ा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम। लेकिन लेफ्ट से राइट हम जैसे ही जाएंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो इनकी, और साइज घट गया, साइज घटने की वजह से इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है। और तीसरी बात करेंगे वेरी लो निगेटिव या लो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। अगर एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन भी ज्यादा निगेटिव हो जाती तो हम मान लेते निगेटिव वैल्यू और होती, लेकिन इनकी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन भी कैसी है? लो है। क्या है? एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन की वैल्यू भी कैसी है? लो है। तो लॉजिक समझना, डी ब्लॉक एलिमेंट हमने कहा, बिल्कुल कहा कि भैया इनका ई नॉट आरपी निगेटिव है, लेकिन एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, क्योंकि इनकी सब्लिमेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन बहुत ज्यादा हाई है, और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कैसी है? बहुत ज्यादा कम है। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कैसी है? बहुत ज्यादा कम है। एज इट इज क्वेश्चन आपके नीट और जेई में पूछा जा सकता है, आंसर चौथा लिख दिया जाएगा ऑल द अबव, या हो सकता है आपके स्कूल एजुकेशन पे पूछा जा सके। मैं यहाँ जो भी बताऊंगा पूरी एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए बताऊंगा, और अपने कॉन्सेप्ट को फर्निश करवाना आप लोगों को सिखवा दूंगा। बोलो क्लियर हो गया? यस सर। अगर क्लियर हो गया तो देखते हैं नेक्स्ट कहानी पे। नेक्स्ट कहानी अपन देखते हैं, वाई क्रोमियम प्लस 2 इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, क्रोमियम प्लस 2 एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, लेकिन मैग्नीज प्लस 3 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वाई? अब समझ जाओ पहले रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। रिड्यूसिंग एजेंट, हाँ, मैं टीचिंग एजेंट हूं, मैं क्या कर रहा हूं? मैं आप लोगों को टीच कर रहा हूं। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा? सामने वाले का रिडक्शन करेगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट जो होते हैं वो सामने वाले का क्या करते हैं? सामने वाले का रिडक्शन करते हैं। सामने वाले का क्या करते हैं? सामने वाले का रिडक्शन करते हैं। ठीक है, मतलब जो भी स्पीसीज होगी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले का क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन करते हैं। सामने वाले का क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन करते हैं। सामने वाले का क्या करते हैं? सामने वाले का ऑक्सीडेशन करते हैं। अगर ऐसी कहानी है तो मैं क्रोमियम प्लस 2 देखता हूं। सबसे पहले क्रोमियम देखता हूं। क्रोमियम होता है 24। 3D सीरीज में 2 एक्सेप्शन पाए जाते थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, क्रोमियम और कॉपर। क्रोमियम मैंने लिखा 3d5 4s1। चलो क्रोमियम प्लस 2, ये एक इलेक्ट्रॉन निकला, एक और निकला। क्रोमियम प्लस 2 कितना हो गया? 3d4। लिखा तो है ना कि भैया क्रोमियम प्लस 2 में भी 3d4 और Mn प्लस 3 में भी 3d4 है, लेकिन क्रोमियम प्लस 2 क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। मैग्नीज प्लस 3 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। चलो देखते हैं। तो भैया ये क्या है? क्रोमियम प्लस 2 एक रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो सामने वाले का क्या करेगा? रिडक्शन करेगा, और खुद क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। मतलब प्लस 2 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। देखना, प्लस 2 से प्लस 3 में, मतलब पहले D4 थे, एक और इलेक्ट्रॉन चला गया, D3 में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? D3 में कन्वर्ट हो गया। अगर ये D3 में कन्वर्ट हुआ, क्या बोल रहा हूं मैं? सामने वाले का रिडक्शन करेगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। देखो प्लस 2 से प्लस 3 जाना ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ऑक्सीडेशन, घटना रिडक्शन। समझिए, रिड्यूसिंग एजेंट सामने वाले का रिडक्शन कराते हैं, खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। प्लस 2 से प्लस 3 चलेगा, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना कहलाता ऑक्सीडेशन। तो ये D4 से D3 में चला गया। अब अगर आप आने वाला चैप्टर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे रहा हूं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पढ़ेंगे। जो डी ऑर्बिटल होता है, जब इसे क्रिस्टल फील्ड या स्फेरिकल फील्ड में लिगेंड के सामने लाया जाता है तो 2 पार्ट में टूट जाता है। एक होता है T2G ट्रिपल डीजेनरेट ऑर्बिटल, और एक होता है EG। ये जो बना D3, ये T2G3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि स्टेबल है। स्टेबल बनने की वजह से ही ये एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। चलो सर, क्लियर हो गया। स्टेबल D3 या T2G3 में कन्वर्ट होता है, जो एक अच्छे स्टेबल है, इसीलिए हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। लेकिन मैं वहीं बात करूं Mn+3 की, Mn+3 का भी D4 कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऐसा क्यों? अगर आप Mn+3 को देखोगे, Mn को देखो पहले। Mn क्या होता है? 25, 3d5 4s2। चलो ठीक है सर। Mn+3 की बात करूं, किसकी बात करूं? +3 की बात करूं। 2 यहां से निकले, एक यहां से निकला, 3d4 4s0। बोलो क्लियर है? यस सर, क्लियर हो गया। लेकिन अब अगर ये तुम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो तो सामने वाले का ऑक्सीडेशन करोगे, तुम खुद रिड्यूस हो जाओगे। Mn+3 देखना,
अगर सामने वाले का ऑक्सीडेशन कर रहा है और खुद का रिडक्शन कर रहा है मतलब +2 में कन्वर्ट होगा। रिडक्शन मतलब ऑक्सीडेशन नंबर का घटना, मतलब सर D4 से एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, D5 में कन्वर्ट हो रहा है, D5 में कन्वर्ट हो रहा है। D5 कैसा है? हाफ फिल्ड है। कैसा है? हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड है तो एक्स्ट्रा स्टेबल है। हाफ फिल्ड है तो कैसा है? एक्स्ट्रा स्टेबल है। एक्स्ट्रा स्टेबल है, और अगर एक्स्ट्रा स्टेबल है तो ये किसके जैसे काम करेगा? एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे काम कर लेगा। तो क्या समझ आया सर? क्रोमियम +2 एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, लेकिन मैग्नीज +3 अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, क्योंकि अगर ऑक्सीडेशन करता है सामने वाले का तो खुद का रिडक्शन कर लेता है। खुद का रिडक्शन करने के बाद ये हाफ फील्ड में कन्वर्ट होता है, जो कि एक्स्ट्रा स्टेबल है, तो चाहेगा मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा बिहेव कर लूं। लेकिन वहीं क्रोमियम +2 की बात करोगे तो भैया रिड्यूसिंग एजेंट सामने वाले का रिडक्शन करके खुद का ऑक्सीडेशन कर लेता है और T2G3 या D3 में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि स्टेबल होता है। नोट डाउन कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीट और जेईई में भी आ चुका है। नीट और जेईई में भी आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज नोट डाउन करिए इसे, प्लीज नोट डाउन करिए। अगर इतना हो गया तो मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूं, नई दिशा देता हूं, नया आयाम देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं जिसके बारे में हमको बात करनी है। देखना, ठीक है, ट्रेंड्स एंड स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कंप्लीट हो चुका है। क्या हो चुका है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये पूरी कहानी अपन ने देख ली। क्रोमियम +2 एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये Mn+3 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये अपन ने देख लिया। अब अपन देखते हैं ट्रेंड्स एंड स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। इन प्रीवियस क्लासेस मैं बात कर रहा था आप लोगों से कि डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं भैया, जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, कौन होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, लॉजिक समझना, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे स्कैंडियम, स्कैंडियम को छोड़ दो, नहीं दिखाता, +3 से लेके वैनेडियम की बात करो, +2 +3 +4, स्कैंडियम वैनेडियम, सॉरी स्कैंडियम टाइटेनियम की बात कर लूँ, +2 +3 +4, ठीक है। वैनेडियम की बात करूं +2 +3 +4 +5, क्रोमियम की बात करूं +2 +3 +4 +5 +6, मैग्नीज की बात करूं +2 +3 +4 +5 +6 +7। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सर इनमें D और S इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। चलो ठीक है, अगर ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे हैं तो समझना इनकी जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जैसे ये मैग्नीज की +7 हो गई, क्रोमियम की +6 हो गई, वैनेडियम की +5 हो गई, टाइटेनियम की +4 हो गई, इनकी जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, समझना ऊंचे लोग ऊंची पसंद कम लाभ, कुछ था ना यार, माणिक चंद, ऐसा एक ऐड आता था, मैंने बचपन में कहीं सुना है, ऊंचे लोग ऊंची पसंद, ऊंचे लोग ऊंची पसंद। भैया ये अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे हैं तो हर कोई हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबल नहीं कर पाएगा। What is oxidation state? पहले तो ये समझ जाओ, इट इज नथिंग बट अ चार्ज एक्वायर व्हेन वी कंसीडर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये कुछ और नहीं, चार्ज एक्वायर है। कब? जब कोई एटम बॉन्ड बनाता है और हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंसीडर कर रहे हैं। और भैया अगर ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे हैं तो ये तभी दिखाएंगे जब उनसे बॉन्ड बनाने वाला बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो। जब उनसे बॉन्ड बनाने वाला बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो। उनसे बॉन्ड बनाने वाला सबसे ज़्यादा शक्तिशाली एटम कौन होते हैं? फ्लोरीन और ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। इसके अलावा ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन भी कर सकता है। तो हमने क्या लिखा? ट्रेंड्स एंड स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कभी कब देखने मिलेगी? जब बड़े एटम हो, ऊंचे लोग ऊंची पसंद। कौन? जब बड़े एटम हो, ऊंचे लोग ऊंची पसंद, लाइक फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स सिर्फ तभी स्टेबल होती हैं जब बड़े एटम, जब आपको फ्लोरीन और ऑक्सीजन देखने मिले। प्लीज इसे नोट डाउन करो। चलिए, तो आपको क्या समझ आ गया? अगर आप हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, मैंने बता दिया कब स्टेबल होंगी, जब सर आपके फ्लोरीन और ऑक्सीजन होंगे। चलो ठीक है, जैसे मैं बात करूं टाइटेनियम की, किसकी बात करूं? टाइटेनियम। टाइटेनियम की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी देखने मिल रही है? देखो +4 किस में देखने मिल रही है? उसके हैलाइड्स में, TiX4 में। वैनेडियम की बात करूं, किसकी बात करूं? वैनेडियम की बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझना। वैनेडियम की बात करूं, वैनेडियम की +5 ऑक्सीडेशन स्टेट किस में देखने मिल रही है? उसके भी हैलाइड में।
चलो क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट किस में देखने मिल रही, उसके भी हैलाइड में, उसके भी हैलाइड में। तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा, अरे टाइटेनियम +4 उसके हैलाइड में दिखाएगा भैया, वेनेडियम उसके हैलाइड में दिखाएगा, क्रोमियम उसके हैलाइड में दिखाएगा, मैग्नीज भी उसके हैलाइड में दिखाएगा। अबे ऐसा मत कर देना मेरे बच्चों, मैग्नीज उसके हैलाइड में नहीं दिखाएगा, समझना। बट मैग्नीज डू नॉट शो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स हैलाइड। कभी MnF7 नहीं बनेगा, MnF7 नहीं बनता है, आपका बनेगा MnO3F। देखो मैग्नीज X माना, ऑक्सीजन -2 × 3 प्लस फ्लोरीन -1 = 0, तो X कितना आ गया +7। किस में देखने मिलेगी +7 या हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, MnO3F में। किस में देखने मिलेगी, MnO3F में। बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। आपने टाइटेनियम की बात कर ली कि भैया टाइटेनियम +4 देखने मिलेगी, वेनेडियम +5 उसके हैलाइड में, क्रोमियम +6 उसके हैलाइड में, लेकिन मैग्नीज में MnO3F में +7 देखने मिलती है। किस में देखने मिलती है, MnO3F में +7 देखने मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और मैं बार बार अगर जिस चीज पे एम्फेसाइज करता हूं, हमेशा याद रखना बेटा, इतने सालों के एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूं, जिन चीजों पे एम्फेसाइज करा है एग्जामिनर भी वैसा ही सोचता है। मैं भी एक टीचर हूं ना, जो पेपर बना रहा होगा वो भी एक टीचर वाली थिंकिंग रख के ही पेपर बनाएगा। तो याद रखना सारी चीजें स्मूथली होंगी, बस मेरी बातें सुनते चलना। चलो ठीक है, तो समझ आ गया ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। चलो ठीक है सर, अगर क्लियर है तो कहानी को आगे बढ़ाता हूं, नई दिशा देता हूं। देखना, नोट डाउन कर लिया था ना, ये मत कहना अरे सर आपने तो लिखने दिया ही नहीं। चलो लिखने दे देते हैं, प्रॉपर टाइम देते हैं। अब बात करते हैं फ्लोरीन और ऑक्सीजन, ऐसी क्या वजह है, फ्लोरीन और ऑक्सीजन ऐसी क्या वजह है कि भैया ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज कर पा रहे हैं। लॉजिक सुनते चलना। आज की कहानी कहां से शुरू करी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। टोटल एनर्जी का सम था, पूरी कहानी देख ली अपन ने। फिर क्रोमियम +2 और मैग्नीज +3, एक रिड्यूसिंग एजेंट था, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, ये कहानी देख ली। एक छोटी जिंगल भी दे दूंगा आगे जाके, चिंता मत करो। लेकिन अब हम बात करें कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑक्साइड और फ्लोराइड में देखने मिल रही है, ऐसा क्यों। तो क्या लिखा है क्वेश्चन समझना, द एबिलिटी ऑफ फ्लोरीन टू स्टेबलाइज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज ड्यू टू। अगर आप फ्लोरीन की बात करेंगे, ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। किस वजह से कर रहा है समझना, सबसे पहले हाई लैटाइस एनर्जी की वजह से। व्हाट इज लैटाइस एनर्जी समझ लो, अगर नहीं पता है तो। एक कैटायन और एक एनायन जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़ते हैं, उनके बीच की अगर दूरी r होती है, तो उनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या उनके बीच लगने वाली लैटाइस एनर्जी कुछ और नहीं, उनका चार्ज अपॉन रेडियस का स्क्वायर होता है। ठीक है, इनके बीच की दूरी अगर कम है, दूरी कम है मतलब r कम है तो लैटाइस एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। अब फ्लोरीन बहुत छोटा होता है, तो भैया फ्लोरीन छोटा है तो दूरी भी कम आएगी, दूरी कम आएगी तो सबसे पहली वजह हो गई हाई लैटाइस एनर्जी। क्या हो गई, हाई लैटाइस एनर्जी, मतलब जिसके साथ जो बॉन्ड बनाएगा लैटाइस एनर्जी मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो वो बॉन्ड कैसा होगा, बहुत स्ट्रांग होगा, जैसे COF6 के केस में देखने मिलता है। किस में देखने मिलता है, COF6 के केस में मिलता है, COF6 के केस में देखने मिलता है। लेकिन अगर आप बात करें हाई बॉन्ड एनर्जी, हाई बॉन्ड एनर्जी किस केस में देखने मिलती है, जैसे VF5 और CrF6 के केस में, तो आपको समझ आ जाएगा ये किस वजह से दिखाता है। सबसे पहला टर्म इंपॉर्टेंट टर्म है कि लैटाइस एनर्जी COF6 में, या दूसरी बात आप कह सकते हैं कि हाई बॉन्ड एनर्जी। दूसरी बात, जैसे आप VF5 या CrF6 में इसको रिफ्लेक्ट होता हुआ देख सकते हैं, VF5 या CrF6 में आप इसको रिफ्लेक्ट होता हुआ देख सकते हैं। यही वजह होती है कि फ्लोरीन क्या करता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करता है। दो वजह है, हाई बॉन्ड एनर्जी और हाई लैटाइस एनर्जी। ठीक है सर, समझ आ गया, समझ आ गया, आया समझ, यस सर। अगर आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखना मेरा अगला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो मैं आपके सामने लेके आया हूं, हम कहते हैं कि CuCl2 और CuBr2 आर नोन बट CuI2 डज नॉट नोन। कॉपर की अगर आप बात करोगे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की, कॉपर की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करोगे तो कॉपर CuCl2 बनाता है, सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। कॉपर CuBr2 बनाता है, लेकिन कॉपर CuI2 नहीं बनाता, CuI2 नहीं बनाता। अब समझना, अगर कोई चीज बन रही है, अगर कोई चीज बन रही है मतलब स्टेबल होगी, अगर कोई चीज बन रही है मतलब स्टेबल होगी, और कोई चीज नहीं बन रही है मतलब अनस्टेबल होगी। अगर नहीं बन रही है इसकी वजह क्या है, आप CuI2 को देखेंगे तो इसमें कॉपर +2 में है और आयोडीन माइनस में है। किस में है, आयोडीन माइनस में। होगा क्या, ये जो कॉपर है, ये जो कॉपर है अपना, ठीक है, ठीक है, ये जो कॉपर है अपना,
आयोडीन अंदर ही अंदर समझना, CuI2 नहीं बनता क्योंकि कॉपर प्लस 2 आयोडीन माइनस, देखना कॉपर प्लस 2 किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है Cu2I2 में। अगर आप Cu2 बनाने की कोशिश करेंगे तो कॉपर प्लस 2 किस में कन्वर्ट हो जाता है, Cu2I2 में, जिसमें कॉपर कितना है, +1 है, कितना है, +1 है, और आयोडीन -1 क्या हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, 2I2 में कन्वर्ट हो जाता है। एक का क्या हो गया, एक का क्या हो गया, देखना एक का क्या हो गया भैया, रिडक्शन हो गया, +2 से +1 में जाना घटना रिडक्शन होता है, और -1 से 0 में जाना फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर कितनी होती है, 0 होती है, -1 से 0 में जाना क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो भैया क्या हो गई, इंटरनल रेडॉक्स हो गई, क्या हो गई, इंटरनल ही रेडॉक्स हो गई, जिसकी वजह से, या इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स हो गई, एक ही मॉलिक्यूल, इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स हो गई, क्या हो गई, इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स हो गई, जिस वजह से CuI2 एग्जिस्ट नहीं करता। मैंने क्या बोला, CuCl2 बनता है, CuBr2 बनता है, लेकिन CuI2 नहीं बनता क्योंकि इसका कॉपर +2 कॉपर +1 में जाके रिडक्शन शो करता है, और आयोडीन -1 I2 में जाके ऑक्सीडेशन शो करता है, और इंटरनल ही रेडॉक्स हो जाती है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे NCERT के जो मुझे लगते हैं कॉन्सेप्ट, उनको मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में ले आया हूं। आप NCERT सामने रखिए और इन चीजों को पढ़ते हुए चलना, आपको मक्खन जैसी लगेंगी चीजें। कैसी लगेंगी, एकदम मक्खन जैसी लगेंगी। चलो ठीक है सर, चलो ठीक है सर, ये भी समझ आ गया सर, ये कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया सर, बोलो आ गया समझ, आ गया समझ। ये लिखना, उसके बाद ये नीचे आंसर लिखा हुआ है, ये नीचे आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझना, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझना जो मैं बताने जा रहा हूं। कॉपर +1 इन एक्वस सॉल्यूशन इज अनस्टेबल दो इट हैज 3D10 कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप कॉपर को देखोगे, कॉपर क्या होता है, आंसर देखना, कॉपर को देखोगे तो क्या होता है, कॉपर, कॉपर होता है सर एटॉमिक नंबर 29। 3D सीरीज में 2 ही एक्सेप्शन होते हैं, क्रोमियम और कॉपर। क्रोमियम जो होता है 3D5 हो जाता है, कॉपर क्या हो जाता है, 3D10 हो जाता है, क्योंकि हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल कैसे होते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। तो कॉपर 3D10 4s1 होता है, ठीक है सर। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, कॉपर +1 इन एक्वस सॉल्यूशन इज अनस्टेबल। कॉपर +1 इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, निकल गया, कॉपर +1 बना तो 3D10 4s0 हुआ। ये फुली फिल्ड होते हुए भी, फुली फिल्ड है, ये कैसा है, फुली फिल्ड है, फुली फिल्ड है, क्या है, फुली फिल्ड है। मैं क्या लिख रहा हूं, दो Cu+1 इज फुली फिल्ड, या इज हैविंग लिख दो, इज हैविंग fully filled d orbital but it is unstable orbital but it is unstable। ऐसा क्यों, समझना। आपके घर में पैसा बहुत है, बढ़िया है, पैसा बहुत है, जितना आपको गुजारा चाहिए। एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी में अगर घर में एक अच्छा 1-1.5 लाख रुपए आ जाए, 1.5 लाख रुपए आ जाए, तो वो अच्छा प्रॉपर रईसों वाला जीवन जी सकता, पैसा है। लेकिन लोगों के पास पैसा होते हुए भी लोग परेशान हैं। मनी कांट बाय हैप्पीनेस, आपने सुना होगा, मनी कांट बाय हैप्पीनेस। वैसे ही स्टेबल होना कांट बाय हैप्पीनेस। 3D10 है, फिर भी भैया ये स्टेबल नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखना हुआ क्या, घरों में अंदर ही अंदर झगड़ा चल रहा है। पैसे होने से क्या होता है, घर में खुशी भी तो होनी चाहिए। कॉपर +1 देखना किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर +2 में कन्वर्ट हो गया, खुद का ही ऑक्सीडेशन कर दिया, और +1 किस में कन्वर्ट हो गया, 0 में कन्वर्ट हो गया, और खुद का ही रिडक्शन कर दिया। अंदर ही अंदर इसने क्या कर दिया, डिसप्रपोर्शनेशन कर दिया। खुद का ही ऑक्सीडेशन और खुद का ही रिडक्शन होना, ये जो रेडॉक्स होती है, इसे स्पेशली एक सेम स्पीसीज का ऑक्सीडेशन, सेम स्पीसीज का रिडक्शन, ये जो रिडॉक्स होती है इसे कहते हैं डिसप्रपोर्शनेशन। क्या कहते हैं इसे, डिसप्रपोर्शनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, डिसप्रपोर्शनेशन कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया, बोलो क्लियर हो गया। कॉपर +1 एक्वस सॉल्यूशन में अनस्टेबल है, जबकि इसमें 3D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है। फिर भी क्यों अनस्टेबल है, क्योंकि कॉपर +1 एक्वस मीडियम में कॉपर +2 और कॉपर 0 में कन्वर्ट हो जाती है और डिसप्रपोर्शनेशन शो करती है। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो मेरे संग, क्रोमियम +2 कैसा था, मेरा एक ही मोटिव है भाई, क्लास में याद कराना। क्रोमियम +2 कैसा था सर, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट था। Mn+3 कैसा था, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। कॉपर +1 स्टेबल होता है क्या सर, नहीं होता, क्योंकि इसमें क्या हो जाती है, अपनी रेडॉक्स हो जाती है, ठीक है, या डिसप्रपोर्शनेशन हो जाता है। सर CuCl2 CuBr2 बनता है, Cu2 नहीं बनता, क्योंकि कॉपर +2 कॉपर +1 में कन्वर्ट हो जाता है, Cu2I2 बना के, और आयोडीन -1 I2 में कन्वर्ट हो जाता है। यस सर, ये भी कहानी क्लियर हो गई सर, दोनों कहानी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई, सारी कहानी। अगर आप बात करें
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सर टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, लेफ्ट से राइट जाएंगे सर तो इसका कोई रेगुलर ट्रेंड देखने नहीं मिलेगा किसी भी सीरीज के अलोंग में, ठीक है, किसी भी अलोंग द सीरीज में, ठीक है सर, ये भी हो गया। चलो अगला क्वेश्चन, आई होप नोट डाउन कर लिया होगा आपने इसे। अगला क्वेश्चन समझना, अगला क्वेश्चन है, अगर आप कॉपर प्लस 2 की बात करेंगे, कॉपर प्लस 2 की बात करेंगे, वो मोर स्टेबल है देन कॉपर प्लस 1 दो इट हैज 3d9 कॉन्फ़िगरेशन। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, समझना, देखना। कॉपर प्लस 2 को, कॉपर देखते हैं, कॉपर क्या होता है, 29 3d10 3d10 4s1, लेकिन मैं बात करूं कॉपर प्लस 1 की, प्लस 1 में क्या होगा जल्दी बताइए, एक इलेक्ट्रॉन निकला, 3d10 4s0 होगा। लेकिन मैं बात करूं कॉपर प्लस 2 की, वो क्या होगा भैया, एक और निकल गया, 3d9 4s0 हुआ। आपको क्या लग रहा होगा देख के, एक नजर में क्या लगा, सुना होगा ना गाना, एक नजर में भी प्यार होता है, हमने सुना है। तो ऐसे ही पहली नजर में मुझे प्यार हो गया, किससे, ये 3d10 दिख रहा था, इससे जब पहली नजर में मुझे इससे प्यार हुआ तो मुझे लगा तुम ज्यादा स्टेबल होगे, मुझे लगा तुम ज्यादा स्टेबल होगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये भले ही 3d9 है लेकिन कॉपर प्लस 2 ज्यादा स्टेबल है, कॉपर प्लस 2 ज्यादा स्टेबल है। ऐसा क्यों कर हुआ, जानू ना, मैं जानू ना, ऐसा क्यों हुआ, मैं तो नहीं, मुझे नहीं पता, बताओ ऐसा क्यों हुआ कि कॉपर प्लस 2 में 3d9 कॉन्फ़िगरेशन होते हुए भी ये स्टेबल है। तो सुनना, the stability of copper plus 2 rather than copper plus 1 is due to much more negative hydration enthalpy। किस वजह से होती है, much more negative hydration enthalpy। अगर आप कॉपर प्लस 2 की बात करेंगे, हमने मान लिया कि भैया D10 में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने की लगने वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है, हमने कह दिया आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई लगेगी, लेकिन इसकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है इतनी ज़्यादा नेगेटिव होती है कि वो क्या कर देती है, यहाँ पे होगा विच, यहाँ पे होगा विच कंपनसेट्स द सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, जो किसको कंपनसेट कर देती है, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी को कंपनसेट कर देती है। तो कौन ज्यादा स्टेबल है, कॉपर प्लस 2 ज्यादा स्टेबल है कॉपर प्लस 1 की तुलना में, दो इट हैज अ 3d9 कॉन्फ़िगरेशन। तो सर जो निकलने वाली सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी है उसे कंपनसेट करने के लिए कॉपर प्लस 2 के पास हाई निगेटिव, बोलो क्या बोल रहा हूं, हाई निगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, वेरी हाई निगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी पाई जाती है। प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, हर एक चीज क्वेश्चन के फॉर्म में ला दी। अब क्या बच्चों की जान बच्चे की जान लोगे आप, अब क्या बच्चे की जान लोगे आप। चलो जी चलो, आइए इस तक, आइए इस तक, बढ़े आगे, चलो बढ़ाता हूं कहानी को आगे देखिएगा, बढ़ाता हूं कहानी को आगे देखिएगा। द एबिलिटी टू स्टेबिलाइज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर फॉर ऑक्सीजन देन फ्लोरीन। अब भी मैंने बात करी, समझना, अभी मैं बात कर रहा था, ये देखो, ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, और मैंने यहां पे एक बात करी थी कि अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको स्टेबिलाइज करना है तो अपने पास फ्लोरीन और ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है। और फ्लोरीन क्यों था, हाई लेटाइस एनर्जी, हाई बॉन्ड एनर्जी। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि भैया द एबिलिटी टू स्टेबिलाइज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर फॉर ऑक्सीजन। फ्लोरीन के लिए ज्यादा नहीं होती, ये ज्यादा होती है ऑक्सीजन के लिए। किसके लिए ज्यादा होती है, मोर फॉर ऑक्सीजन। ओ माय गॉड, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, समझना। फ्लोरीन का तो हमने मान लिया कि भैया तुम हाई लेटाइस एनर्जी की वजह से दिखा रहे हो, लेकिन जो ऑक्सीजन होता है, अब किसी का अगर तुमको हाथ थामना है, हाथ थाम ले पिया करती हूं वादा, सुना होगा ना भैया। किसी का अगर हाथ थामना है तो एक हाथ से थामोगे, इधर देखो मैं किसी का हाथ थाम रहा हूं, कोई हाथ थामना चाहे तो कमेंट सेक्शन बताना, ठीक है। मैं किसी का हाथ थाम रहा हूं, हाथ थाम ले पिया करती हूं वादा। अब मैंने एक हाथ से किसी का हाथ थामा, भाई एक हाथ से किसी का हाथ मत थामो, दो हाथ से थाम लो। क्यों, हाथ तुम्हारे ही है ना, दो हाथ से किसी का हाथ थाम लो और उससे बोलो हाथ थाम ले पिया करती हूं वादा। फ्लोरीन जो होता है वो सिंगल बॉन्ड बनाता है, लेकिन ऑक्सीजन की टेंडेंसी होती है डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड बनाने की। इसी वजह से ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को ज्यादा स्टेबलाइज करता है। समझ आया। कभी भी अगर ये कहानी आए तो बस एक बात दिमाग में याद रख लेना, हाथ थाम ले पिया करती हूं वादा। सिंगल हाथ से हाथ नहीं थामना, डबल से हाथ थामना है। तो मैं लिख रहा हूं द एबिलिटी टू स्टेबिलाइज
स्टेबिलाइज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। सारी थ्योरी को मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में ला दिया है, इससे बेस्ट लेक्चर आपको नहीं मिलेगा। द एबिलिटी टू स्टेबिलाइज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर फॉर ऑक्सीजन because due to formation of multiple bond। इस वर्ड को ध्यान में रख लेना। ये क्या बनाता है? मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। whereas in case of fluorine it is due to high लैटाइस एनर्जी। लेकिन ये किस फ्लोरीन के केस में किस वजह से होती है? हाई लैटाइस एनर्जी की वजह से होती है। और भैया डबल बॉन्ड बनाना है, मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी जो ऑक्सीजन के पास है वो इसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करने के लिए ज्यादा होती है फ्लोरीन की तुलना में। बोलो क्लियर हो गया? तो द एबिलिटी टू स्टेबलाइज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर फॉर ऑक्सीजन देन फ्लोरीन, क्योंकि ऑक्सीजन क्या बना रहा है? मल्टीपल बॉन्ड बना रहा है। फ्लोरीन क्या बना रहा है? फ्लोरीन की ये दिखाने की टेंडेंसी किस वजह से है? हाई लैटाइस एनर्जी की वजह से। बोलो क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया तो बढ़ाता हूं कहानी को आगे, देखिएगा। चलो नेक्स्ट अपने पास है ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब मैंने क्या बताया समझना, the ability of oxygen to stabilize higher oxidation state is demonstrated in its oxide। लॉजिक सुनना, क्या लिखा है आपको समझ आ चुका है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन या हैलाइड या ऑक्साइड के केस में ही देखने को मिलती है। तो क्या मैं पहला नोट लिखा रहा हूं आपको, द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू स्टेबिलाइज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज डिमॉन्स्ट्रेटेड इन ऑक्साइड। किसमें डिमॉन्स्ट्रेट होती है कहानी? इसके ऑक्साइड में देखने हमें मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर इन द ऑक्साइड कोइंसाइड्स विद द ग्रुप नंबर। ये क्वेश्चन पूछा गया है, बट फ्रॉम स्कैंडियम टू मैग्नीज। आपकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर डी ब्लॉक के एलिमेंट दिखा रहे हैं, ठीक है, ऑक्साइड के केस में वो ग्रुप नंबर के साथ कोइंसाइड हो जाएगी। तो क्या लिखा है? द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इन द ऑक्साइड कोइंसाइड्स विद द ग्रुप नंबर। अगर स्कैंडियम की बात करोगे, किसकी बात करोगे? स्कैंडियम की बात करोगे। स्कैंडियम +3 दिखाता है, तो देखो Sc2O3 में ये देखने मिल सकता है। ये देखो ये +3 ऑक्सीजन होता है, -2 इधर 2 इधर 3। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है तो इसके ऑक्साइड में देखने मिल सकता है। और ये कोइंसाइड करता है किसके? ग्रुप नंबर के। क्या ये ग्रुप 13 है? ग्रुप 3 है? यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर इन द ऑक्साइड कोइंसाइड विद द ग्रुप नंबर। ये पॉइंट नीट जेई स्कूल एजुकेशन के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर लग तो नहीं रहा है, लग रहा है मुझे, और मुझे जो लग रहा है वो बहुत प्यारा चीज़ होती है। मुझे जो चीज़ें अच्छी लगती है वो बहुत प्यारी चीज़ होती है और एग्जामिनर को भी अच्छी लगती हैं। बोलो क्लियर हो गया? चलो सर ऐसे ही बात करूं टाइटेनियम में कितनी पाई जाती है? टाइटेनियम में +4 पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट पाई जाती है। ठीक है, देखो TiO2 में देखने मिल जाएगी +4 एंड इट कोइंसाइड्स विद द ग्रुप नंबर 4 है। ऐसे ही वेनेडियम में +5 पाई जाती है। इसके ऑक्साइड है अलग अलग, V2O5, V2O4, V2O3, VO। ठीक है, +5 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है, ग्रुप 5 में पाया जाता है, कोइंसाइड्स विद द ग्रुप नंबर। CrO3 इसमें +6 पाई जाती है। इसके और भी ऑक्साइड है, CrO2, Cr2O3, CrO, लेकिन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट कोइंसाइड्स विद द ग्रुप नंबर। लेकिन कहां तक? मैग्नीज तक। मैग्नीज Mn2O7 में +7 पाई जाती है, +7 इट कोइंसाइड्स विद द ग्रुप नंबर। ये लिखे भी हुए हैं ग्रुप नंबर। क्या लिखे हुए हैं? ग्रुप नंबर लिखे हुए हैं। प्लीज इसे उतार लो, इसके अलग अलग ऑक्साइड दिए हुए हैं और ये मैंने एज इट इज NCERT का कॉपी करा हुआ है। इस चार्ट में ध्यान देना, इस चार्ट में ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ कुछ स्टार वाले साइन बने हैं और उनको लिखा गया मिक्स्ड ऑक्साइड। जैसे Mn3O4 मिक्स्ड ऑक्साइड है, Fe3O4 मिक्स्ड ऑक्साइड है, CO3O4 मिक्स्ड ऑक्साइड है। अब ये मिक्स्ड ऑक्साइड की कहानी क्या है? मैं क्या बोल रहा हूं? अब ये मिक्स्ड ऑक्साइड की कहानी क्या है? इस कहानी को भी अपन समझेंगे। पहले इसे तो उतार लें। हाँ सर उतार रहे हैं, थोड़ा समय रुको। क्या रुकना है? रुको और सुनो मैं क्या कह रहा हूं। उतारते चलो, मैं बता रहा हूं। समझ आ रहा है कि सर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की टेंडेंसी ऑक्सीजन ज़्यादा दिखाता है, मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। उसे आप ऑक्साइड फॉर्मेशन के थ्रू समझ सकते हैं।
अब कहानी अगर हम समझ गए तो यहाँ पे एक और कंक्लूजन निकला था, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप देखेंगे इट कोइंसाइड्स विद द ग्रुप नंबर। ये किससे कोइंसाइड होती है? ग्रुप नंबर से कोइंसाइड होती है, लेकिन स्कैंडियम से मैग्नीज तक। ठीक है सर, अब ये मिक्स्ड ऑक्साइड क्या है? याद रखने की एक ट्रिक दे दे रहा हूं मैं। सबसे पहले मिक्स्ड ऑक्साइड क्या होते हैं ये समझना। द ऑक्साइड्स इन विच metal present in two different oxidation state is called mixed oxide। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं? ऐसा कोई ऑक्साइड जिसमें मेटल दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में पाई जाए उसे हम कहते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड। देखो हमारे कौन कौन से ऑक्साइड है मिक्स्ड? Fe3O4, CO3O4 ये कोबाल्ट होगा, छोटा ओ बना देना, CO3O4, Mn3O4 ये मिक्स्ड ऑक्साइड है। जिसमें अगर आप Fe3O4 की बात करेंगे तो ध्यान देना आयरन +2 FeO और ये Fe2O3 का मिक्सचर है, जिसमें आयरन +2 और +3 में है। CO3O4 की बात करेंगे, ये COO और CO2O3 का मिक्सचर है। ठीक है, Mn3O4 की बात करेंगे तो ये MnO और Mn2O3 का मिक्सचर है। याद रखने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक दे रहा हूं कि हमें उस चार्ट में कौन कौन से मिक्स्ड ऑक्साइड देखने मिले। तो याद रखना, कभी कभार एग्जामिनर पूछ लेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग डी ब्लॉक एलिमेंट या डी ब्लॉक ऑक्साइड डज नॉट रिप्रेजेंट द मिक्स्ड ऑक्साइड, तो फेंको मत। हम बोलते हैं अबे ओए फेंक मत, फेंको मत। फे मतलब आयरन, आयरन का Fe3O4, चलो ठीक है। को मतलब कोबाल्ट का CO3O4, ठीक है। मत मतलब मैग्नीज का Mn3O4। वाह 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 वाह। किस किस का? FeO और Fe2O3, COO और CO2O3, MnO और Mn2O3 का मिक्सचर। वाह सर, बोलो क्लियर हो गया। ये हो गई मिक्स्ड ऑक्साइड की कहानी। किसकी कहानी हो गई? मिक्स्ड ऑक्साइड की कहानी हो गई। सिंपल कहानी है, सिंपल कहानी है। चलो तो भैया आपको वही तो बताना था कि हमें हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किस में देखने मिलती है? किस केस में? ऑक्साइड के केस में, फ्लोराइड के केस में या हैलाइड के केस में। ठीक है, उसमें से भी ऑक्सीजन ज्यादा दिखाता है। ठीक है, चलो इसलिए ऑक्साइड समझाना पड़ेगा। अब यहाँ पे इतनी कहानी बताई है तो एनसीईआरटी के कुछ पिक्यूलियर कॉन्सेप्ट उठाता हूं और अपनी जुबानी बताते चलता हूं। क्या इसे नोट डाउन करा? दिस इज अनुराग बघेल स्पेशल ट्रिक्स, है ना, कहीं देखने नहीं मिलेंगे। दिस इज अनुराग बघेल स्पेशल ट्रिक, आपको कहीं देखने नहीं मिलेंगे। क्या नोट डाउन कर लिया? चलो इतना नोट डाउन कर लो। चलिए भैया, हो गया, इतना नोट डाउन कर लिया। अब देखना, इस कहानी में नया दिशा देता हूं, नई आयाम देता हूं। दिशा कौन है ये मत पूछना, ठीक है। अब अपन देखते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। ठीक है, सबसे पहला है अपने कि हम बात करें ऑक्साइड अपने कितने टाइप के होते हैं भैया? एसिडिक हो सकते हैं, ऑक्साइड बेसिक हो सकते हैं, ऑक्साइड एम्फोटेरिक हो सकते हैं और ऑक्साइड न्यूट्रल हो सकते हैं। ऑक्साइड न्यूट्रल हो सकते हैं, लेकिन न्यूट्रल ऑक्साइड यहां नहीं आएंगे डी ब्लॉक में। वो CONO होते हैं, वो नहीं आएंगे। वो हम बात करते हैं पी ब्लॉक में, तो हटाया इनको अपन ने। ठीक है, एसिडिक बेसिक ऑक्साइड की बात करूं, मेटल जो होते हैं लो ऑक्सीडेशन स्टेट में, इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बनाते हैं? बेसिक बनाते हैं। ठीक है, एंड हाई में क्या बनाते हैं? हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या बनाते हैं? एसिडिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एसिडिक बनाते हैं। ठीक है सर, मतलब हमारे पास तो डी ब्लॉक में सर लो से लेके हाई तक दोनों पाई जाती हैं। शुरुआत कर रहे हैं ना अपन ने +3 से लेके +7 तक गई, और भैया +8 भी ऑस्मियम दिखाता है। तो सर हम ये कह सकते हैं कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में इनके ऑक्साइड कैसे देखने मिलेंगे? एसिडिक देखने मिलेंगे। एम्फोटेरिक के बारे में मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, जो एसिडिक बेसिक दोनों बिहेवियर शो करें। और भैया ये मैं एसिडिक के बारे में बात करूं तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड भी कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। नॉन मेटेलिक भी कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। नॉन मेटेलिक भी कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। आप लोगों को मेरा थंब रूल पता है ना, S ब्लॉक के मेटल, D ब्लॉक के मेटल, F ब्लॉक के मेटल। ठीक है, तो मेटेलिक ऑक्साइड लो ऑक्सीडेशन स्टेट में बेसिक और हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में एसिडिक, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक, एम्फोटेरिक में बता दूंगा, और न्यूट्रल CONO होते हैं। अब समझ रहे हैं। Mn2O7 की बात करें अपन, किसके बारे में बात करें? Mn2O7। मैग्नीज कितने पे है? +7 पे। कितने पे है? +7 पे। अगर +7 पे पाया जा रहा है मतलब ये कैसा होगा? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में एसिडिक। वाह 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 वाह। चलो अगर मैं क्रोमियम CrO3 की बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, लिख के रख लो, लिख के रख लो। ये आपके स्कूल एजुकेशन और नीट और जेई में आएगा, लिख के दावा दे रहा हूं मैं, इनमें से क्वेश्चन आते हैं। CrO3 की बात करेंगे, +6। वाह 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 वाह, एसिडिक नेचर का होगा। लेकिन कुछ तो मजा है, ला 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 ला,
अब मुझे नहीं पता इसके आगे का गाना, Cr2O3 जिसमें क्रोमियम +3 में पाया जा रहा है, दिस इज एम्फोटेरिक इन नेचर, दिस इज एम्फोटेरिक इन नेचर। और V2O5 जिसमें वेनेडियम +5 में पाया जा रहा है, दिस इज ऑल्सो एम्फोटेरिक इन नेचर। ये दोनों कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है कि भैया नेचर ऑफ ऑक्साइड जिसमें Mn2O7 एसिडिक था, Cr2O3 एसिडिक था, Cr2O3 एम्फोटेरिक हो गया और V2O5 कैसा हो गया? एम्फोटेरिक हो गया। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। अगर क्लियर हो गया तो मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूं, कहानी को आगे बढ़ाता हूं, नई कहानी देता हूं, देखना देखना, ठीक है, नोट डाउन करा। बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको हमेशा बताता हूं। चलो देखना, अब मैं कुछ एम्फोटेरिक ऑक्साइड की, मैं हमेशा, पता नहीं, मैंने जब भी से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू करी और मैं कहता हूं कि कौन कहता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, याद नहीं होती। एक बार मैग्नेट ब्रेन पे अनुराग सर से पढ़ के तो देखो। जब से मैं इनऑर्गेनिक आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, 11th हो चाहे 12th हो, मैंने एम्फोटेरिक ऑक्साइड याद कराने की बहुत बार ये जिंगल बताई होगी, नहीं बताई, या अगर आप लोगों को याद नहीं, नए बच्चे हो तो सुन लो। एम्फोटेरिक ऑक्साइड पूरी केमिस्ट्री की एक ही जगह दे देता हूं। क्या होता है ना, पंजाबी सॉन्ग आते हैं आप लोगों को? पंजाबी सॉन्ग मुझे तो नहीं आता, मैं सुनता ही नहीं, सॉन्ग वॉन्ग का अपने को ज्यादा शौक नहीं है। अरे सर इतने तो गाने गाते हो। अरे बेटा बैकग्राउंड में मैं जो लोग गाने सुनते हैं ना, उनके सुन सुन के गाते रहता हूं आप लोगों के सामने, इतना कोई स्पेसिफिक शौक नहीं है। तो अगर मैं बात करूं जनाबे अली, ए जनाबे अली क्या हाल है भैया, ऐसे बोलते हैं ना, तो जनाबे अली सबके सामने, अब अनुराग सर आपकी आवाज खराब है तो मुझसे किसी ने कहा जनाबे अली सबके सामने, यहां तो सर पूरा इंडिया सुन रहा है, 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो, हाँ तो सुनो ना रे, जनाबे अली सबके सामने ऐसे पंजाबी सॉन्ग मत गाया करो वरना बच्चे पत्थर फेंक फेंक के मारेंगे। तो सुनो, जना मतलब जिंक का ऑक्साइड, वाह 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 वाह, 3D सीरीज का मेंबर है। बे 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 जनाबे बेरिलियम का ऑक्साइड, अली 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 मौला अली दम दम, अली जनाबे अली Al2O3 सबके, Sb2O3 सबके सामने, ये कौन आया दिल में हुई हलचल, सबके सामने SNO और SNO2, ठीक है। ऐसे ऐसे ना मुझे तुम देखो, As2O3, सर कितने गाने गाओगे? पंजाबी सॉन्ग, ठीक है, ब्राउन मुंडे PBO और PBO2, मत 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 कर माया का अहंकार, मत मतलब MnO2, गाया मैं गाया तू गाया Ga2O3, करो करो मतलब Cr2O3 अभी बताया था, वरना आगे तुमको तुम्हारी बैंड बजा देंगे, तुम्हारी धज्जियां उड़ा देंगे, आपको जो याद करना है कर सकते हैं। तो जनाबे अली सबके सामने ऐसे पंजाबी सॉन्ग मत गाया करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, घर पे एक नोट्स बनाओ और अपने उसमें चिपका देना, मजा आ जाएगा, तहलका मच जाएगा, मजा आ जाएगा। बोलो क्लियर हो गया? तो जनाबे अली सबके सामने ऐसे पंजाबी सॉन्ग मत गाया करो वरना, बोलो क्लियर है? तुम्हारी जो भी करना है तुमको कर सकते हो। ये होगा अपने एम्फोटेरिक ऑक्साइड, मैंने जो आप लोगों को बता दिए, ठीक है। चलो फिर एक लास्ट में नोट्स लिखा हुआ है, मैग्नीज फॉर्म मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्साइड इन 3D सीरीज। क्यों भैया? सर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, +3 शो कर रहा है, +4 शो कर रहा है, +5 शो कर रहा है, +6 शो कर रहा है, +7 शो कर रहा है। अगर +7 तक शो कर रहा है तो भैया इतनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हैं तो उनको स्टेबलाइज करने के लिए जो ऑक्सीजन आएंगे उतने ऑक्साइड भी तो बनेंगे, इसलिए मैग्नीज क्या करता है? मैक्सिमम नंबर में ऑक्साइड बनाता है 3D सीरीज में। एग्जामिनर है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, किसी भी NCERT की लाइन से क्वेश्चन पूछे, मैं आपके सामने खड़ा हूँ ढाल बन के, सीधे आंसर फेंक के मारेंगे एग्जामिनर को अपन। बोलो क्लियर हुआ? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? अगर क्लियर हुआ तो कहानी को आगे बढ़ाएं, उतार लो मेरे बच्चों, स्क्रीनशॉट मारना 3 उंगली से खींचिक, है ना? ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो 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 अगली कहानी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। अपन तो भैया ये तो एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन है, इंटेक्स मैंने इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि मजा आ जाएगा, इंटेक्स क्वेश्चन। और अभी तो 100 MCQ की सीरीज आना बाकी है, क्या इंतजार है ना आप लोगों को? याद रखना, ठीक है, पूरे वन शॉट 100 MCQ की सीरीज अपन लेके आएंगे। हाउ वुड यू अकाउंट, चलो भैया, फॉर इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर इन द सीरीज। ठीक है, आप वेनेडियम की बात करेंगे, VO2+, ठीक है, Cr2O7-2 और MnO4-1, MnO4-1 की बात करेंगे। ठीक है, इधर से इधर हम जैसे जैसे जाते जा रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ती जा रही है। तो एनसीईआरटी क्या बोलती है? सुनना भाई, मेरा एक ही मोटिव है। एक्चुअली अपने इंडिया में अमीर आदमी बहुत है, लेकिन मैं एक इंसान को बहुत अच्छा मानता हूं, वो है रतन टाटा साहब। किसको? कौन? रतन टाटा साहब। रतन टाटा साहब की जो फिलॉसफी है कि आई एम नॉट अ बिजनेसमैन, मुझे बिजनेस करना नहीं आता, आई एम जस्ट अ इंडस्ट्रियलिस्ट। वो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि अगर मैं चाहता तो भैया ट्रस्ट में इतना पैसा देते हैं
सुनना, अब यहीं से अपनी केमिस्ट्री शुरू हो रही है। केमिस्ट्री हर जगह है, केमिस्ट्री इज एवरीवेयर, ठीक है। वो ट्रस्ट में इतना पैसा देते हैं ना बेटा कि वो चाहते तो अंबानी अडानी ये जो बढ़ रहे हैं ना, इनसे भी ऊपर उठ सकते थे। लेकिन जिंदगी का मजा क्या है, आप ऊंचे कब बनते? ऊंचा पैसा कमाने से नहीं बनता इंसान, या बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने से बन जाता है। आप ऊंचे तब बनते हो जब आप नीचे वाले लोग हैं उनको उठा पा रहे हो, नीचे वाले लोग हैं उनको उठा के एक अच्छी लाइफ दे पा रहे हो, तब आप ऊंचे बनते हो। ऐसा नहीं कि पहले बोला जियो 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 और बाद में आप देखो जियो के रेट, समझ रहे हो? तो हाउ वुड यू अकाउंट फॉर इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर इन द सीरीज? मेरी हर कहानी के पीछे कॉन्सेप्ट होता है, दिस इज ड्यू टू द इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ लोअर स्पीसीज। अब छोटे लोगों को स्टेबिलिटी बढ़ाओ ना, दिस इज ड्यू टू द इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ लोअर स्पीसीज विच दे आर रिड्यूस्ड, विच दे आर रिड्यूस्ड। जिस लोअर स्पीसीज को रिड्यूस करते हैं उसकी स्टेबिलिटी बढ़ा देते हैं। समझ गए ना? समझ गए ना? तो समझना आपसे, अगर ये तीन ही देके पूछ लिया जाए, विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, या दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ओ सॉरी स्ट्रॉन्गेस्ट विच इज हैविंग, ऐसा लिख लो, विच क्वेश्चन लिख लेना, विच इज हैविंग स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो आपको क्या करना है, सर ने कहा था सीरीज में जाने पे बढ़ती जाती है, ठीक है। आपके पास दिया है VO2 प्लस, आपके पास दिया हुआ है Cr2O7 -2 और आपके पास दिया हुआ है MnO4 सॉरी MnO4 -1 और D दिया है नन। तो या डी में क्या दिया है, ऑल आर इक्वल, ऑल आर इक्वल, ऑल आर इक्वल। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, MnO4 -1 को टिक कर देना है। इस तरीके का क्वेश्चन पूछे या ये क्वेश्चन पूछे तो भैया आपको क्या करना है, बी लाइका रतन टाटा साहब, बी लाइका रतन टाटा साहब, नॉट लाइका, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, ठीक है। हमें जिसके जैसे बनना है, हम पॉजिटिविटी के साथ जिएंगे ना, निगेटिविटी में की अपन बात नहीं करते। बी लाइका रतन टाटा साहब, बोलो क्लियर हो गया? जी सर, आपने कहा आपकी फिलॉसफी को तो हम हमेशा फॉलो करते हैं, तो बस बेटा सुनते चलो, मस्त रहो, खुश रहो, जहां रहो अच्छे से रहो। अब मैं आप लोगों को जानता नहीं, आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे होंगे, क्या क्या कर रहे होंगे, ठीक है, मेरे को दुआएं दे रहे होंगे, बद्दुआएं दे रहे होंगे, लेकिन आप इस पैरेलल यूनिवर्स में जहां से भी वीडियो देख रहे होंगे खुश रहें और इस कॉन्सेप्ट को समझते रहें। समझ गए? समझ गए? चलो आगे बढ़ाता हूं कहानी को इसी पॉजिटिविटी के साथ। स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। चलो नेक्स्ट कहानी है मेरी, अरे नोट डाउन कर लिया ना? नेक्स्ट कहानी है मेरी, विच आर स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, क्रोमियम +2 और Fe+2, ठीक है। मैं स्ट्रॉन्ग कब बना? जब मैं कोई काम करने के बाद एक अपने आप में सेटिस्फैक्शन फील करता हूं, तो मैं अपने आप को कहता हूं कि भैया मैं स्ट्रांग हूं। हेल्थ, हाइट, जेस्चर, हेल्थ, हाइट या फिजिकल अपीयरेंस से कोई स्ट्रांग नहीं होता। ऐसा होता तो फिर क्या बात थी, ठीक है। सेम यही लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। जिस काम को करा उसने, क्या वो उस काम में स्टेबल है? उस काम को करने के बाद स्टेबल है? क्या वो सक्सेसफुल रहा? वो उसे स्टेबल बनाता है। सर क्या बात है? अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, Cr+2 या Fe+2, तो समझना इनको कैसे सॉल्व करना है। अभी हमने एक क्वेश्चन करा था, Mn+2 की बात करें, Mn+3 की बात करें, Cr+2 की बात करें, दोनों में D4 कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन अच्छा क्रोमियम +2 क्या था, रिड्यूसिंग एजेंट था, और Mn+3 क्या था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, ठीक है। अब अपने को देखना है, क्रोमियम +2 तो रिड्यूसिंग एजेंट है ही। चलो देखते हैं कैसे देखें। क्रोमियम देखा मैंने 24, चल हमें पता है भैया तुम 3D सीरीज का एक्सेप्शन हो। वाह सर, रटा देते हो यार सर, आप मजा आ जाता है सर। चलो हमने बात करी क्रोमियम +2 की, चलो क्या हो गया, 3D4 हो गया, एक यहां से निकलो, एक यहां से निकलो, एक इस घर से निकलो, एक इस घर से निकलो, हो गया 3D4। चलो सर, अब अगर तुम रिड्यूसिंग एजेंट हो, अगर तुम रिड्यूसिंग एजेंट हो तो सामने वाले का रिडक्शन करोगे और खुद ऑक्सीडाइज होगे। यस, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। पहले तुम D4 थे, 3D4 थे, अब एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया तो तुम हो गए 3D3। चलो भैया, तुमने स्टेबिलिटी गेन करी T2G3 की वजह से। लेकिन मैं अभी आयरन की भी तो बात कर लूं। मैंने कहा तुम अच्छे हो, लेकिन तुमसे अच्छा भी तो और कोई हो सकता है। मुझे कोई पसंद आया, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मुझे पसंद आया तो उसके बाद कोई पसंद ना आए। अरे भाई, उससे भी तो अच्छा मुझे कोई पसंद आ सकता है। सामान, कोई चीज है क्या? तुम क्या पसंद की बात करने लग गए? अच्छी गंदी बातें मत करा कर यार। इधर आओ, इधर। अभी पढ़ाई के दिन है मेरे बच्चों, 11th 12th पढ़ लो, नीट जेई निकाल लो, ठीक है।
अब मैं बात करता हूं आयरन की। भैया मैं बात करता हूं, आयरन होता है 26, वाह 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 वाह, 3d6 4s2, वाह 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 वाह। लेकिन मुझे आयरन नहीं चाहिए, मेरे को आयरन +2 चाहिए रे मालिक। चलो रे भैया, जा रे भैया, जा रे जा रे जा, जा रे जा झूठे, तारीफें तेरी फूटे। अपन कुछ भी गा देते हैं, कुछ भी गा देते हैं भैया, लेकिन अपने को अब आयरन +2, तुम रिड्यूसिंग एजेंट हो। तुम क्या हो? रिड्यूसिंग एजेंट हो। चलो तुम सामने वाले का रिडक्शन करोगे और खुद ऑक्सीडाइज होगे। वाह 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 वाह। ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। वाह 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 वाह। पहले तुम थे क्या? 3d6, अब एक और चला गया, हो गया 3d5। ओ माय गॉड, तुम हाफ फील्ड में कन्वर्ट हुए, हाफ फील्ड में कन्वर्ट हुए। अब एक बात याद रखना, अब एक बात याद रखना, इस केस में T2G3 बन रहा है जो कि स्टेबल है। मुझे कोई पसंद आया, लेकिन मुझे कोई और पसंद आया, वो और ज्यादा स्टेबल है, वो और ज्यादा अच्छा है, वो और ज्यादा अच्छा है। तो कौन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा? आयरन +3, आयरन +2 विल बी बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। कौन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा? आयरन +2। सर क्लियर है? तहलका मचा दिया अपन ने, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट, बोलो क्लियर है? यस सर क्लियर है। आइए यहां तक। विच आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट? Cr+2 और आयरन +2। Cr+2 किस में जाता है भैया? 3d3 में, लेकिन ये किस में जाता है? 3d5 में। तो ये बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है सर, आइए यहां तक, बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट चलिए अगला देखना, सम ट्रिक्स टू रिमेंबर। कौन सी ट्रिक्स हैं जिन्हें हमें याद करना है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट की बहुत बात कर रहे हो सकता है क्वेश्चन एज इट इज आपसे पूछ ले, हो सकता है। तो मैंने एक ट्रिक बना दी है कि जो Mn+3 होते हैं, अपन देख चुके थे, और CO+3 होते हैं, वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। मन को भाए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मन को भाए, मन को भाए, भाए होता है ना, मेरे मन को अच्छा लगना, मन को भाए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रखने का तरीका है, Mn+3 और CO+3 स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और टीवी कर तरीका मैं आप लोगों को बता चुका हूं, देखना कैसे है। तरीका मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का तरीका, 2 क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। टीवी कर एक क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ये क्या होते हैं? अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। चलो सर क्लियर है। मन को भाए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और टीवी कर सब +2 वाले क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। चलो ये अपनी कहानी हो गई स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट की। ठीक है, बोलो क्लियर हो गया? चलो अगर ये कहानी क्लियर हो गई, नोट डाउन कर लिया, स्क्रीनशॉट मार लिया, एज इट इज पूछ लेगा नीट और जेई में यार। ठीक है, और हमेशा एक बात याद रखना, नीट और जेई में हमेशा एक टाइम का खेल होता है। इतने टाइम में कर लिए तो बढ़ गए, नहीं तो पीछे रह गए कंपटीशन में। या अगर आप ऑब्जेक्टिव पेपर, अगर आप लोगों के टर्म एग्जाम हो रहे होंगे, आपने कर लिया तो बढ़ गए, नहीं तो पीछे रह गए। अब बात करते हैं हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की। किसकी बात करते हैं? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं। समझना भाई, अगर कोई कंपाउंड जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? मान लीजिए मेरा d ऑर्बिटल है, 1 2 3, एक इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, 2 इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, 3 है अनपेयर्ड, 4 है अनपेयर्ड, 5 है अनपेयर्ड, 6 है तब भी 4 अनपेयर्ड, 7 है तब भी 3 अनपेयर्ड, 8 है तब भी 2 अनपेयर्ड, 9 है तब भी, और 10 तो सारे पेयर्ड हो गए। या तो D1 से लेके D9 तक आपका कॉन्फ़िगरेशन पाया जा रहा है, तो भैया हम कह सकते हैं कोई ना कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा होगा उस स्पीसीज में। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो वो स्पीसीज मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगी। देखना एकदम से भागी क्या? नहीं, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तो अट्रैक्ट होगी। ऐसी स्पीसीज कहलाती है पैरामैग्नेटिक। पहले इधर देख ले रहा हूं, पैरामैग्नेटिक बता दे रहा हूं। अगर D1 से लेकर D9 कॉन्फ़िगरेशन पाया जा रहा है तो अट्रैक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, और वो कहलाते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल। चलो, लेकिन अगर आपके कोई भी D इलेक्ट्रॉन नहीं है, या तो D0 या D10, सारे के सारे पेयर्ड हो जाएं, सारे के सारे पेयर्ड हो जाएं, तो ऐसी स्पीसीज मैग्नेटिक फील्ड से, इधर मैग्नेटिक फील्ड है मेरे, मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगी? रिपेल होगी, उसे हम कहेंगे डायामैग्नेटिक। लेकिन सुनना कुछ कंपाउंड जो मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, कैसे होते हैं मैग्नेटिक फील्ड? स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं वेरी स्ट्रांगली अट्रैक्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड। उन्हें हम कहते हैं क्या? उन्हें हम क्या कहते हैं? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। चलो, अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करें और मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में बात ना करें तो ऐसा कैसे हो सकता है? अब मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है पहले मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, समझना जी। कोई इलेक्ट्रॉन है, क्या है? कोई इलेक्ट्रॉन है,
ठीक है। कोई इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व करता है, न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व करता है, चलो कर रहा है, चलो कर रहा है, चलो कर रहा है। जब वो न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व करता है तो उसमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जनरेट होता है। देखो ना, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जनरेट होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जनरेट होता है, जिसके बारे में मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बता चुका हूं। लेकिन सुनो, न्यूक्लियस के आसपास तो करता है ये, खुद के आसपास शक्ति शक्ति शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान, अगर खुद के आसपास भी रिवॉल्व कर रहा है तो उसमें स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होता है। क्या? स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम जनरेट होता है। अब समझना, अब हम यहां पे जो बात कर रहे हैं वो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ऑर्बिटल के बारे में बात कर चुके हैं, और वो तभी देखने मिलेगा अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। क्या हो? आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। लॉजिक समझना, लॉजिक समझना। अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तभी मैग्नेटिक मूवमेंट या स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट देखने मिलेगा। अगर 1 है तो भैया आप कैसे निकालेंगे? इसको निकालने का फॉर्मूला होता है √n+2 बोहर मैग्नेटॉन, इसकी यूनिट होती है बोहर मैग्नेट, जहां पे n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या है? n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का तरीका होता है √n+2 बोहर मैग्नेटॉन। और किसके बारे में बात कर रहे हैं? स्पिन एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात कर रहे हैं, या स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, या स्पिन एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात कर रहे हैं। नोट डाउन करें, इसे नोट डाउन करें प्लीज, इसे नोट डाउन करें। बहुत सिंपल सी कहानी है जो कि मेरी जुबानी है, बहुत सिंपल सी कहानी है जो कि मेरी जुबानी है, प्लीज नोट डाउन करें। फिर मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूं, उनको याद रखने का तरीका देखते चलना। क्लियर है? नोट डाउन कर लिया? स्पिन एंगुलर मोमेंटम के बारे में कर लिया। चलो, ये कब देखने मिलेगा? जब आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, √n+2। अब समझना, ठीक है? अब समझना, हमने मान लिया कि हमारे पास, देखते हैं ना, निकाल के देखते हैं। हमने माना कि हमारे पास है भाई स्कैंडियम+3। अब इसका आपको मैग्नेटिक मूवमेंट, जिसे मैं म्यू से रिप्रेजेंट करता हूं, वो निकालना है। कैसे निकालोगे? पहले स्कैंडियम लिखोगे। स्कैंडियम होता है 21, 3d3 और 3d1 4s2 होता है, लेकिन +3 है तो स्कैंडियम +3 करोगे। एक यहां से निकालोगे, 2 यहां से निकालोगे, क्या हो गया? 3d0, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, 4s0, तो म्यू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। म्यू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। चलो, लेकिन फिर हमने दे दिया टाइटेनियम+3 दे दिया। क्या दे दिया? टाइटेनियम+3। टाइटेनियम क्या होता है? टाइटेनियम होता है 22 शक्ति, स्कैंडियम टाइटेनियम 22, 3d2 4s2। अब हमें +3 चाहिए, मतलब 2 यहां से निकले, एक यहां से निकला, क्या बच गया? 3d1 बच गया। क्या बच गया? 3d1 बच गया टाइटेनियम +3 में। अगर 3d1 बच गया और इधर क्या है? 4s0। अगर 3d1 बच गया मतलब मैं क्या बोलूंगा? यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आया और 4s खाली पड़ा है। एक आया मतलब म्यू कैसे निकालोगे? म्यू कैसे निकालोगे? √n 1n+2 कितना आ गया? 2 × 1 √2 आ गया। जब इसको सॉल्व करोगे तो 2 और 1 3, सॉरी 3 आ गया। जब इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 1.73 आ जाएगी। लेकिन एग्जाम में ये सॉल्व करना पड़ेगा, एग्जाम में ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूं, समझना। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूं, समझना। हमें क्या होता है, अपने परसेंटेज याद रहे या ना रहे, अपने तो याद रहते ही हैं। हमारे जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, भाई तेरे कितने बने, ओ बहन तेरे कितने बने, अरे यार मेरे 12th में ना इतने परसेंट आए, तेरे कितने आए, हमको सबके याद कर लेते हैं। तो ऐसे ही समझना, आप अपने 5 दोस्तों को इमेजिन करना, मैं अपने 5 दोस्तों को इमेजिन करता हूँ। देखो, मैं हूँ अनुराग, ठीक है। सत्यम सर की अगर हम रिंकी पिंकी ले लें, यहाँ पे अगर हम सत्यम सर की रिंकी पिंकी ले लें, क्या ले लें? सत्यम सर की रिंकी हो गई, पिंकी हो गई। सत्यम सर अपने फिजिक्स वाले, रिंकी हो गई, पिंकी हो गई सत्यम सर की। सत्यम सर को ले लेते हैं, सत्यम सर को ले लेते हैं, ठीक है। और एक अपने शिप्रा मैम को ले लेते हैं, चलो शिप्रा मैम को ले लेते हैं। ये अपने 5 लोग उठाए, ये सब अपने दोस्त हैं। सत्यम सर के 2 खास दोस्त हैं, रिंकी और पिंकी, ठीक है। अगर ऐसा है तो भाई मेरे परसेंटेज, मैं पढ़ाई में थोड़ा कमजोर हूँ, 73 आते हैं, ठीक है। रिंकी के परसेंट आते हैं 83, पिंकी के आते हैं 87, ठीक है। सत्यम सर के आते हैं 90 और शिप्रा मैम के आते हैं 92। शिप्रा मैम ब्रिलियंट लेडी है ना, समझ रहे हैं ना। अनुराग, रिंकी, पिंकी, सत्यम सर और शिप्रा मैम, ठीक है। कितने याद रखना? 73, 83, 87, 90, 92। 73, 83, 87, 90 और 92। अगर ऐसी कहानी है,
अगर मान लिया हमने कि हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 थे, कितने थे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 थे, तो बस 1 लिखना, पहले नंबर पे मैं था 1 लिखना और 73 जोड़ देना। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 दिख रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 दिख रहा है, तो आप बिना आंख बंद करे 1.73 पे टिक कर देना। अगर 2 दिख रहे हैं तो भैया आ जाइए रिंकी पे 2.83, 73 के बाद आता था 83, 2.83। अगर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तो 87 वाला फिगर याद कर लेना, 4 दिख रहे हैं तो 90 वाला फिगर याद रख लेना, और 5 दिख रहे हैं तो 5.92 वाला फिगर याद रख लेना। 73 1.73, 2 दिखे तो 2.83, 3 दिखे तो 3.87, 4 दिखे तो 4.90, 5 दिखे तो 5.92। वाह सर, वाह सर, वाह सर। अगर ये याद हो गया आपको, अगर ये याद हो गया आपको, तो मैं इस कहानी को इधर दिखाता हूं, इस कहानी को इधर दिखाता हूं। देखना, अगर ये आप लोगों ने याद कर लिया तो सिंपलेस्ट तरीके से मैं अगले और बहुत सारी प्रैक्टिस करवाता हूं। देखना, और कुछ भी ना दिखा तो 0। मान लिया मैंने कि मेरे पास है Mn+2, एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्वेश्चन के फॉर्म में। मान लिया मैंने, मेरे पास है Mn+2, ठीक है। मैग्नीज क्या होता है, मैग्नीज क्या होता है 25 3d5 4s2 +2 मतलब क्या बोला मैंने, +2 मतलब क्या बोला मैंने, 2 यहां से निकल गए तो क्या बचा मेरा 3d5 4s0, ठीक है। क्या बचा 3d5 4s0। अब 3d5 ऐसे बना के देख लेना, 3d5 ऐसे बना के देख लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 करूं डिम डिम डिम, सुना है ना। 5 दिख गए, बोलने की जरूरत है क्या, सीधे म्यू, या तो फॉर्मूला लगाओ √n+2। इतना कैलकुलेशन नहीं करते हम, स्मार्ट टीचर के स्मार्ट बच्चे हैं, अनुराग सर के स्मार्ट बच्चे हैं। सीधे 5 लिखा और सीधे 92 टिक करा। वाह सर, क्या बात है, क्या बात है, इतने प्यारे कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। चलो, और ज्यादा उत्साहित नहीं होना अनुराग, अभी और करवाओ मेरे बच्चों से। मेरे पास है निकिल +2, मेरे पास है निकिल +2। निकिल होता है, निकल ओए निकल, 3d8 4s2। क्या होता है 3d8 4s2, +2 चाहिए मुझे, +2 चाहिए, मतलब मैंने क्या करा, +2 चाहिए मतलब मैंने क्या करा, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। मेरा क्या हुआ निकिल +2 3d8 4s0। अब देखो 3d8 बनाया मैंने, बनाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 बन गए। 2 अनपेयर्ड दिखे, 2 अनपेयर्ड दिखे, बोलने की जरूरत नहीं। पहले नंबर पे अनुराग सर थे 73, दूसरे नंबर पे थे रिंकी पिंकी, तो ये हो गए 83। वाह सर, बोहर मैग्नेटॉन लिख लेना 2.83। चलो अगली कहानी देखते हैं, अगली कहानी देखते हैं, और कहानी देख लेते हैं ना थोड़ी। मैंने ले लिया Iron+2, Iron+2 में मुझे मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है, Iron+2 में निकालना है। चलो आयरन कितना होता है 26, आयरन कितना होता है 26, 3d6 4s2, 3d6 4s2, ठीक है। अब मुझे +2 चाहिए, +2 चाहिए तो भैया 2 के 2 यहां से निकाल दो, 2 के 2 यहां से निकाल दो, बचा क्या 3d6 4s0, 3d6 4s0। अगर 3d6 बचा, क्या बचा 3d6 बचा, 1 2 3 4 5 6, 4 आए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब म्यू मैं बोल सकता हूं 4.90, 4.90, यस सर बोल सकते हैं। इस तरीके से हम मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करते हैं, इस तरीके से हम मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करते हैं। एक और निकाल के देख लो, एक और निकाल के देख लो, Zn+2, Zn+2 निकाल के देख लो। जिंक क्या होता है, जिंक क्या होता है 30 होता है, 3d10 4s2, 3d10 4s2। अगर ऐसा है तो Zn+2 कितना हो जाएगा 3d10 4s0, 3d10 4s0, ठीक है। सारे के सारे डी पेयर्ड हो गए, सारे के सारे डी पेयर्ड हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये इधर नहीं आएंगे, इधर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। ये सारे के सारे पेयर्ड हो गए, सारे के सारे पेयर्ड हो गए, मतलब म्यू कितना हो जाएगा 0 × 0 + 2, म्यू = 0। इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आइए आइए आइए, आपका इंतजार है। बोलो क्लियर है, क्लियर शॉट था, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई उलझन, कोई सुलझन, कोई टुलझन नहीं। बढ़ाता हूं आगे। वाह वाह सर, अनुराग सर, रिंकी पिंकी, सत्यम सर और शिप्रा मैम। चलो बात करते हैं कलर प्रॉपर्टी। बड़ी सिंपल सी कहानी बताऊंगा, जो कि मेरी जुबानी बताऊंगा। कोई भी डी ब्लॉक का एलिमेंट कलर शो कर रहा है, ये बुकिश लैंग्वेज बाद में पढ़ेंगे, वो उसके पीछे की वजह होती है, उसके पीछे की वजह होती है, देखना। अगर मैं आपको अभी आगे बताऊंगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो कि हमें कलर प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में बताती है। कलर प्रॉपर्टी में हम बताएंगे कि जो डी ऑर्बिटल होता है भैया, डी ऑर्बिटल होता है वो 2 पार्ट में टूटता है। एक होता है ट्रिपल डीजेनरेट ऑर्बिटल T2G, मैंने अभी बता भी चुका हूं। एक होता है डबल डीजेनरेट ऑर्बिटल EG।
और अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं तो वो T2G से Eg की तरफ रुख करेंगे, रुख में हवा का मोड़ दूं तेरे लिए, रुख करेंगे। और जब वो रुख करेंगे T2G से Eg की तरफ तो कलर दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? कलर दिखाई देगा, उनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी की वजह से। अभी बता रहा हूं उस कहानी को। या इसी को हम बोलते हैं एक d ऑर्बिटल से दूसरे d ऑर्बिटल में जा रहे हैं, इसे या तो T2G Eg ट्रांजिशन कह सकते हैं। बोलो क्या कह सकते हैं? T2G Eg ट्रांजिशन। तो कलर प्रॉपर्टी की वजह पहले तो लिखना, रीजन मेरे जीने की वजह तुम हो। रीजन क्या है? ईदर डी ट्रांजिशन। कलर प्रॉपर्टी की वजह क्या है? डी ट्रांजिशन। अगर ये वर्ड ना मिले आपको तो एग्जाम में देख लेना, T2G तो नहीं दिया है, T2G Eg ट्रांजिशन, T2G Eg ट्रांजिशन, ये दो वजह आपको देखने मिल जाएंगी। तो when an electron from lower energy orbital is excited to higher energy d orbital, then energy of excitation is corresponding to the frequency of light absorbed, and this frequency lies in the visible region and characteristic colors appear. अगर D0 से D10 पाए जा रहे हैं तो कलरलेस होगा, लेकिन अगर D1 से D9 पाए जा रहे हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और वो कंपाउंड कैसा होगा? कलरफुल होगा। क्या होगा? कलरफुल होगा। तो याद रखना, कलर प्रॉपर्टी की वजह क्या होती है? डी ट्रांजिशन या T2G to Eg ट्रांजिशन, ये होती है कलर प्रॉपर्टी की वजह। क्लियर है? चलो अब बताना मुझे बताना, अगर मैंने आपके सामने लिख दिया स्कैंडियम +3, स्कैंडियम कितना होता है? अभी मैंने बताया था स्कैंडियम कितना होता। अरे इसको इधर ही समझ लो ना यार, इसको इधर ही समझ लो। अगर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है मतलब कैसा होगा? कलरलेस। कैसा होगा? कलरलेस। ठीक है, ये कैसा होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख गया, कलरफुल। कैसा दिखेगा? कलरफुल दिखेगा। ठीक है, कलर नहीं पूछे जाते हैं, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, एग्जाम में कलर नहीं पूछे जाते हैं। दिस इज ऑल्सो कलरफुल, दिस इज ऑल्सो कलरफुल। निकल +2, दिस इज ऑल्सो कलरफुल। जैसा ब्यूटीफुल होता है ना, वैसे कलरफुल, कलरफुल। बट दिस इज सारे के सारे पेयर्ड हैं तो दिस इज कलरलेस, दिस इज कलरलेस। इस तरीके से आप कलर की पहचान कर सकते हैं। कहानी बहुत सिंपल है यार। कौन कहता है कि पी ब्लॉक याद नहीं होते? पी ब्लॉक के वन शॉट रिवीजन मेरे देखना, सब कुछ एनसीईआरटी कवर करी है, वन शॉट में ही मैं सब पढ़ा देता। कौन कहता है डी एंड एफ ब्लॉक टफ है? एक बार अनुराग सर से पढ़ के तो देखो। जब मजा और माहौल जमेगा, जब मिल बैठेंगे अपन चार यार, समझ रहे हो ना आप लोग, मैं और अपना बोर्ड और मेरा पेन, तो भैया जो माहौल सजेगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसका मजा अलग है। जल्दी आइए, जल्दी आइए, बढ़े आगे, बढ़ जाएं आगे। चलो अगर बढ़ जाएं तो बढ़ाता हूं कहानी को आगे, देखना। नेक्स्ट कहानी है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब समझना है डी ऑर्बिटल जो होते हैं या डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं, जनरली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। चलो देखो, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मैं आप लोगों के सामने रख दे रहा हूँ। NiCN4-2, NiCN4-2, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देखना, NiCO4, NiCO4, NiCO4। ठीक है, मैंने रख दिया PtCl होल ट्वाइस, NH3 होल ट्वाइस, इसे सिस्प्लेटिन कहते हैं, आगे बताऊंगा। एंटी कैंसर एजेंट होता है, लिखना है तो लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, मैंने लिख दिया CONH3, CONH3 होल 6, मैं बस लिखता जा रहा हूँ। मैंने लिख दिया CrCN6 मैंने लिख दिया। मैं बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखते जा रहा हूँ, बस लिखता जा रहा हूँ, बस लिखता जा रहा हूँ। क्या करता जा रहा हूँ? बस लिखता जा रहा हूँ। अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, दिस इज ऑल्सो डी ब्लॉक की मेटल, दिस इज ऑल्सो डी ब्लॉक की मेटल, दिस इज ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो। यहां जो भी, एक और लिख दे रहा हूं, AgNH3 होल ट्वाइस +1, मैंने लिख दिया डी ब्लॉक के एलिमेंट। मैं यहां जितने भी मेटल लिख रहा हूं वो डी ब्लॉक की होंगी, डी ब्लॉक की होंगी। तो जनरली हम ये कहते हैं कि डी ब्लॉक के एलिमेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन बहुत करते हैं। क्यों? क्योंकि सर इनके पास सबसे पहले तो इनका साइज छोटा होता है, डी ऑर्बिटल वैकेंट होते हैं और इनकी रेडियस कम होती है एस ब्लॉक की तुलना में। रेडियस कम है तो इनकी चार्ज डेंसिटी कैसी हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो रीजन क्या है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड करने के पीछे? आगे यार यही तो अपने को इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है, बस फिर भी बता दे रहा हूं। रीजन क्या है? वैकेंट डी ऑर्बिटल का होना, स्मॉल साइज का होना, चार्ज डेंसिटी का ज्यादा होना। मतलब रेडियस कम है तो चार्ज की डेंसिटी कैसी हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ये क्या करते हैं, ये जो भी मेटल होती है, जो भी मेटल होती है, ठीक है, कोई भी मेटल होती है, लिगेंड जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डोनेट करते हैं इसके खाली डी ऑर्बिटल को, और क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेट कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो बताइए
पूछा जाएगा कि डी ब्लॉक के एलिमेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बनाते हैं? वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से, स्मॉल साइज की वजह से और चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से। क्योंकि रेडियस छोटी है तो चार्ज डेंसिटी कैसी हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई परेशानी, क्या कोई समस्या? सारी समस्या का हल है अनुराग सर के पास, सारी समस्या का हल है। अपन आ गए यहां तक, बढ़े आगे, बढ़ जाएं आगे। चलो अगर इतना है तो आगे बढ़ाता हूं कहानी को, आगे बढ़ाता हूं कहानी को, समझिएगा। बात करते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टी को। प्लीज एक मिनट देख लेना, नोट डाउन करा था यानी तुम लोगों ने, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कैटालिटिक प्रॉपर्टी के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? कैटालिटिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट अच्छे कैटलिस्ट होते हैं। आप कोई भी रिएक्शन जिसमें कैटलिस्ट की जरूरत, कैटलिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं। अगर कोई भी रिएक्शन ले रहे हैं, ठीक है, उसकी रेट स्लो है, ठीक है, मान लिया एक्टिवेशन एनर्जी हाई है, ठीक है, तो आप क्या करो, कैटलिस्ट डाल दो। क्या कर दो? कैटलिस्ट डाल। कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। कैटलिस्ट क्या कर देता है? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। समझना, दे आर गुड कैटलिस्ट ड्यू टू द मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट। इनकी एक टेंडेंसी होती है मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की। मैंने बताया ना, दिस इज द पिक्यूलियर प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्या शो करते हैं? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अगर ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं तो अपने ऊपर रिएक्टेंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। समझना, इनके ऊपर वेरिएबल वैलेंसीज पाई जा रही हैं, वेरिएबल वैलेंसीज पाई जा रही हैं, तो ये क्या करेंगे? अपने ऊपर रिएक्टेंट को एड्सॉर्ब करेंगे। सरफेस ज्यादा मिल गई, रिएक्टेंट को अपने ऊपर एड्सॉर्ब कर लेंगे, और रिएक्टेंट को एड्सॉर्ब करके, ठीक है, सबसे पहले कैटलिस्ट और इनके बीच में क्या बनेगा? एक इंटरमीडिएट बनेगा, और उसको बाद में किस में कन्वर्ट कर देंगे? प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, और कैटलिस्ट बाद में एज इट इज निकल जाएगा। तो समझना, दे आर गुड कैटलिस्ट ड्यू टू द मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये पहली वजह है। दूसरी वजह मैं और बताऊंगा, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने हैबर प्रोसेस देखी होगी अमोनिया बनाने की, हैबर प्रोसेस, जिसमें N2+3H2 आयरन या आयरन ऑक्साइड कैटलिस्ट लेते हैं, और कैटलिस्ट को भी प्रमोट करने के लिए मॉलिब्डेनम प्रमोटर लेते हैं। याद रखने का तरीका, मॉम इज अ प्रमोटर करके याद कराता हूं, मॉम इज अ प्रमोटर करके, कि मॉलिब्डेनम इस रिएक्शन प्रमोटर है, मॉम इज अ प्रमोटर, और आयरन या आयरन ऑक्साइड क्या होते हैं? अपने कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है। तो देखो, ये भी डी ब्लॉक का एलिमेंट, ये भी डी ब्लॉक का एलिमेंट। आप ओस्टवाल्ड प्रोसेस की बात करेंगे। ओस्टवाल्ड प्रोसेस में क्या होता था? N2+O2, प्लैटिनम और रोडियम गॉज। आप देखिए, प्लैटिनम रोडियम, ये भी डी ब्लॉक के एलिमेंट है। आपका क्या बना? 2NO। वही कहानी है, फिर 2NO पे O2 जाएगा, 2NO2 बन जाएगा, NO2 पे पानी डालेंगे, HNO3 मिल जाएगा 68%। HNO3 किसको बनाने की प्रोसेस थी? नाइट्रिक एसिड को बनाने की ओस्टवाल्ड प्रोसेस थी। इसमें भी देखिए प्लैटिनम और रोडियम गॉज का आप यूज कर रहे हैं, प्लैटिनम और रोडियम गॉज का यूज कर रहे हैं। मतलब आप एक चीज ब्यूटी समझिए कि डी ब्लॉक के एलिमेंट एक अच्छे कैटलिस्ट होते हैं। हैबर प्रोसेस में आयरन या आयरन ऑक्साइड, मॉलिब्डेनम प्रमोटर, ओस्टवाल्ड प्रोसेस में प्लैटिनम या रोडियम गॉज अपन ने यूज कर लिया, ठीक है सर, यहां तक अपन बिल्कुल आ गए। प्लीज इसे नोट डाउन करो, प्लीज इसे नोट डाउन करो। कर लिया? सिंपल है ना कहानी? अगर नोट डाउन कर लिया तो आगे बढ़ जाऊं। चलो आगे देखना, कुछ और प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। विल्किंसन कैटलिस्ट, हैव यू एवर हर्ड? अभी नहीं सुना होगा तो आगे सुन लोगे आप। विल्किंसन कैटलिस्ट ये होता है ट्राइफिनाइल, देखना, फॉस्फीन को तो आप लोग जानते ही होंगे, PH3 होता है। अब अगर मैंने हाइड्रोजन को रिप्लेस करा किससे? फिनाइल ग्रुप से, 1 2 3, इसे कहेंगे ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। देखो, तीन पीएच लगे हुए और पी लगा, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, और ये हो गया रोडियम, रोडियम भी डी ब्लॉक का एलिमेंट पूछा जाता है। विल्किंसन कैटलिस्ट में कौन सी मेटल यूज की जाती है? तो विल्किंसन कैटलिस्ट में रोडियम मेटल यूज की जाती है, बिल्कुल। जिगलर नाटा कैटलिस्ट ये होता है TiCl4 प्लस ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम। जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या होता है? TiCl4 प्लस ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम। तो आप देखिए, स्कैंडियम टाइटेनियम इज ऑल्सो डी ब्लॉक का एलिमेंट। जिगलर नाटा कैटलिस्ट आपकी हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने में काम आता है। किसको बनाने में काम आता है? हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने में काम आता है, ये सारे कैटलिस्ट हैं, ठीक है। ये हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में काम आता है आपका विल्किंसन कैटलिस्ट। तो विल्किंसन कैटलिस्ट में कौन सी मेटल? जल्दी बोलो। रोडियम। जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या है? TiCl4 प्लस ट्राइथाइल एल्यूमिनियम। सब बताते चल रहा हूं, ठीक है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड बनाने की, ये की स्टेप होती है जिसमें SO2 प्लस O2
SO3 और वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट यूज किया जाता है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, इट इज आल्सो अ डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या यूज किया जाता है? वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड यूज किया जाता है। तो क्या आप इस ब्यूटी को समझ सकते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट के पास बहुत सारी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जा रही हैं, दैट्स व्हाई दे आर फॉर्मिंग अ मल्टीपल कंपाउंड। बहुत सारी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जा रही हैं, इसीलिए वो उन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट पे रिएक्टेंट को एब्जॉर्ब करते हैं और क्या बनाते हैं? कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। कैटलिस्ट जैसा काम करते हैं। किसके जैसा काम करते हैं? कैटलिस्ट जैसा काम करते हैं। इंसान हूं ना, बोल बोल के थक जाता हूं ना। किसके जैसा काम करते हैं? कैटलिस्ट जैसा काम करते हैं। तो समझना क्या लिखा है। अल्टीमेटली मैं बात करूं, डीप बहुत प्यारे नोट्स फ्रेम करे मैंने आप लोगों के लिए, एनसीईआरटी की लाइन चुन चुन के। The D block elements and their compound work as a catalyst because of the variable oxidation state. सबसे पहली चीज ये तो हम समझ ही गए थे सर, because of the variable oxidation state. Another reason for their catalytic activity is, एक और रीजन है उनकी कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए, दे कैन चेंज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वर्क मोर एफिशिएंटली। एक कहानी सुनाता हूं आप लोगों को, यहीं पे समझना। एक्चुअली जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था तो मेरी एक टेंडेंसी थी, मैं एक तो पहले तो बहुत रूड और ब्लंट टाइप का इंसान हूं, मतलब एज अ नॉर्मल लाइफ में नहीं, ड्यूरिंग माय लेक्चर मुझे पढ़ाना है और पढ़ाने के बीच में मुझे बिल्कुल भी बातें नहीं पसंद है, पिन ड्रॉप साइलेंस, आवाज मेरी होगी बस। लेकिन उसी बीच में मुझे अगर लग रहा है, सुनना मैंने क्या बोला, मैं रूड और ब्लंट टाइप का आदमी हूं। हर कोई मुझे पहली नजर में बोलता था कि रूड और ब्लंट इंसान है, लेकिन जरूरत पड़ी मुझे, क्योंकि अगर रूड और ब्लंट रहोगे ना, ज्यादा देर तक ऑफलाइन बच्चा पढ़ नहीं पाता। मैं इतने मजे के साथ पढ़ाता था कि बच्चा एंजॉय करने लगता था, और जब ज्यादा ही मुझे लगा कि बच्चे को एक चीज समझ नहीं आ रही, थोड़ी हंसी मजाक कर लो, कोई बच्चा सो रहा है उसके मजे ले लो, मैं टाइम के साथ बदल जाता था। और फिर जैसे ही मेरा लेक्चर खत्म हुआ, फिर रूड और ब्लंट की तरह बाहर। तो व्हाट इज द कंक्लूजन? और अच्छा टीचर वही होता है जो वक्त के हिसाब से ढले। Another reason for their catalytic activity is they can change their oxidation state. वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर सकते हैं रिएक्शन के दौरान, और जब रिएक्शन खत्म होगी एज इट इज बाहर निकलेंगे, एज इट इज बाहर निकलेंगे। समझाता हूं इस कहानी को एनसीईआरटी का एग्जांपल लेके ही। पहले से नोट डाउन कर लिया आपने? कर लिया नोट डाउन? अगर नोट डाउन कर लिया तो कहानी को समझना देखना। कर लिया था ना? फिर से पूछ ले रहा हूं, कर लिया तो कहानी को समझना। हमारे पास आयोडीन है और H2O8 है, पर सल्फेट है, ठीक है, H2O8 -2 है, ठीक है। ये कन्वर्ट होता है I2 में और 2SO4 बनता है। क्या बनता है? 2SO4 बनता है। अब अगर आप इस रिएक्शन को देखेंगे तो समझना यहां पे एक्चुअली ये थोड़ा इन लोगों ने गड़बड़ लिख दिया है, इसको मैं समझाता हूं अपने तरीके से। 2I I2 में कन्वर्ट हो रहा है और H2O8 SO4 में कन्वर्ट हो रहा है, तो -1 से 0 में जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस दौरान क्या हुआ? सबसे पहले यहां पे अपन Iron+3 एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? Iron+3 एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। Iron+3 अगर अपन एज अ कैटलिस्ट यूज करेंगे तो वो क्या करेगा? I- को सबसे पहले I2 में कन्वर्ट कर देगा, सामने वाले का ऑक्सीडेशन करा देगा, और खुद का क्या कर रहा है? +3 से +2 में जा रहा है, खुद का रिडक्शन कर रहा है। ऊपर लिखा हुआ खुद का क्या कर रहा है? रिडक्शन कर रहा है। फिर Iron+2 वापस H2O8 पे काम करेगा, खुद का क्या कर देगा? ऑक्सीडेशन कर देगा, और सामने वाले का क्या कर देगा? रिडक्शन कर देगा, और खुद एज इट इज बाहर निकल गया। तो याद रखिएगा, वक्त पड़ने पे दे कैन चेंज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट आल्सो एंड वर्क मोर एफिशिएंटली। इस रिएक्शन को याद रखना, I - H2O8 -2 की प्रेजेंस में I2 में कन्वर्ट होता है और सल्फेट में कन्वर्ट होता है। इस दौरान Iron+3 आयोडाइड को I2 में कन्वर्ट करता है, और फिर जब Fe+2 में कन्वर्ट हो गया तो उसे वापस पर सल्फेट को सल्फेट में कन्वर्ट करेगा और खुद Iron+3 में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द रिएक्शन। बोलो क्लियर हो गया? दे कैन चेंज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड वर्क मोर एफिशिएंटली। पक्का? बढ़ाऊं आगे कहानी को? चलो देखना जी, नेक्स्ट कहानी, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। देखना इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं। मैं कोई डी ब्लॉक की मेटल हूं, मैं छोटे छोटे बच्चे, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन हो गया, इनको अपने क्रिस्टल लेटाइस, अपन सॉलिड स्टेट पढ़ चुके हैं, इनको अपने क्रिस्टल लेटाइस में ट्रैप कर लूं,
when small atom like carbon, hydrogen, nitrogen are trapped, क्या हो जाए, ट्रैप हो जाए, किसमें ट्रैप हो जाए, क्रिस्टल लैटाइस में, किसी मेटल के, then इंटरस्टिशियल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। क्या बोला मैंने, डी ब्लॉक की मेटल पैकिंग के दौरान अपने क्रिस्टल लैटाइस जो होते हैं उसमें अगर छोटे छोटे एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को ट्रैप कर ले तो किसका फॉर्मेशन होता है, अपने इंटरस्टिशियल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। अगर इनकी प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करें, किसके बारे में बात करें, इनकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, तो ये कंपाउंड जो बनते हैं इनकी स्टोइशियोमेट्री फिक्स नहीं होती है। ये कैसे होते हैं, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक इन नेचर होते हैं। यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ये कैसे होते हैं, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक होते हैं नेचर में। कैसे होते हैं, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक होते हैं नेचर में। अब समझना, प्योर मेटल की तुलना में इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। क्या होते हैं, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं प्योर मेटल की तुलना में। तीसरी बात करूं, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। उसमें से अगर कुछ बोरॉइड्स की बात कर लूँ मैं, कुछ बोरॉइड्स की बात कर लूँ तो उनकी हार्डनेस इतनी होती है कि वो डायमंड को भी टच कर सकते हैं। चलिए, तो समझ आ गया कि ये हार्ड है और इतने हार्ड है कि भैया डायमंड जो कितना हार्डेस्ट सब्सटेंस है उसको भी अप्रोच कर रहे हैं। इसके अलावा ये केमिकली इनर्ट होते हैं। कैसे होते हैं, केमिकली इनर्ट। इसकी एक एक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन जब ये अपने क्रिस्टल लैटाइस में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन को ट्रैप करते हैं, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक हो जाते हैं, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, बहुत हार्ड हो जाते हैं, केमिकल इनर्ट हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मेटेलिक कंडक्टिविटी को रिटेन रखते हैं। क्या रखते हैं, मेटेलिक कंडक्टिविटी को रिटेन रखते हैं। ये टिपिकली ना तो आयनिक होते हैं ना ही कोवेलेंट होते हैं। इनके कुछ एग्जाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ना तो टिपिकली आप इनको कह सकते हो आयनिक है, ना ही कह सकते हो इनको कोवेलेंट है। फॉर एग्जाम्पल TiC Mn4n Fe3H VH 0.56 बोला ना, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक है, TiH 1.7, ये इसका एग्जाम्पल। याद रखना, इंटरस्टिशियल कंपाउंड, डी ब्लॉक के एलिमेंट ने कुछ छोटे छोटे बच्चों को ट्रैप कर लिया अपने अंदर, तो क्या बन गए, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बन गए, ठीक है। ये नॉन स्टोइशियोमेट्रिक होते हैं, केमिकली इनर्ट होते हैं, मेटेलिक कंडक्टिविटी को रिटेन करके रखते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, हाई मेल्टिंग पाए जाते हैं, नीदर कोवेलेंट नीदर आयनिक होते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट, आप नोट डाउन कर लीजिए इसे, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। बहुत सिंपल कहानी है, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल कहानी है। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है, बहुत ही सिंपल कहानी है। चलो अगली कहानी देखना, अगली कहानी देखना। अलॉय का फॉर्मेशन देखते हैं अपन। किसका फॉर्मेशन देखते हैं, अलॉय का फॉर्मेशन। अलॉय मतलब बोलते हैं इसे हिंदी में मिश्र धातु, ठीक है। अगर आप अलॉय के फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे तो जो अलॉयज होती हैं, क्या होती हैं, जो अलॉयज होती हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने घरों में तांबा देखा होगा, तांबा देखा होगा, तांबा तो सॉरी मैंने क्या बोल दी, कांसा बोलते हैं, कांसा बोलते हैं, ठीक है। या ब्रॉन्ज मेटल को हिंदी में क्या नाम दिया जाता है, कांस्य पदक, ब्रॉन्ज देखा होगा। तो ब्रॉन्ज जब आप देखते होंगे तो ब्रॉन्ज जो होता है कॉपर और टिन का मिक्सचर होता है, लेकिन आप ये देख के नहीं बोलोगे कि सर ये कॉपर है ये टिन है। क्या बोला मैंने, ये ब्रॉन्ज मेडल आपको मिला हुआ है, ब्रॉन्ज मेडल आपको मिला हुआ है जो कि कॉपर और टिन से मिलकर बना है। लेकिन ब्रॉन्ज एकदम होमोजीनस होता है, देख के आप नहीं कह सकते हैं कि ये कॉपर है ये टिन है। मतलब मैं कहूं कि अलॉयज आर द होमोजीनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल। क्या होती है, 2 या 2 से ज्यादा मेटल का होमोजीनस मिक्सचर होती है, ठीक है। डी ब्लॉक के एलिमेंट बहुत वैरायटी ऑफ अलॉय बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट बहुत वैरायटी ऑफ अलॉय बनाते हैं। इसके पीछे वजह भी है। एक्चुअली डी ब्लॉक के एलिमेंट की रेडियस में डिफरेंस देखा जाएगा ना तो ज्यादा डिफरेंस देखने नहीं मिलता है। अलॉय वो वही मेटल बना सकती है जिनकी रेडियस में 15% से ज्यादा का डिफरेंस देखने नहीं मिलना चाहिए। अगर एक की रेडियस 100 ppm है तो मान लीजिए दूसरी जो मेटल उसके साथ अलॉय फॉर्मेशन कर रही है उसकी रेडियस मान लीजिए 85 से 100 के बीच में होनी चाहिए। तो समझे ना, alloys are formed by metal when metallic radius is 15% of each other. That's why D block के एलिमेंट क्या बनाते हैं, वैरायटी ऑफ alloy बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वैरायटी ऑफ alloy बनाते हैं। चलो कुछ इंपॉर्टेंट alloy देखते हैं। चलो एक अपन ने देखा और इनको याद करने के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स, अनुराग बघेल स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स देखने जा रहे हैं, जो कि क्या है, अनुराग बघेल स्पेशल, अनुराग बघेल स्पेशल। कमेंट सेक्शन में बताना ये ट्रिक कैसी लगी, समझना, कमेंट सेक्शन बताने ट्रिक कैसी लगी। आपके पास है एक ब्रॉन्ज मेटल जिसे अपन कांस्य कहते हैं, कांस्य पदक कहते हैं, और एक है ब्रास, ठीक है। दोनों में कॉपर आता है, बात दिमाग में बैठा लो। और अगर इधर जेड है तो बगल वाले को जेड लिखना, और इधर एस है तो इधर एस लिख देना, बस। ये दोनों हमेशा याद रखना, एक है ब्रॉन्ज एक है ब्रास। ब्रॉन्ज को कैसे याद रखेंगे, कॉपर दोनों में आ रहा है, अगर ब्रॉन्ज में जेड आ रहा है तो इसमें टिन होगा, और ब्रास में एस आ रहा है तो इसमें जिंक होगा। चलो जर्मन सिल्वर,
याद रखना, जर्मन सिल्वर में सिल्वर जरूर लिखा है लेकिन ये सिल्वर नहीं होता है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर लिखा है लेकिन ये सिल्वर नहीं होता। जर्मन सिल्वर को याद रखने का तरीका, जननी मतलब होता है माँ, और ऐसी माँ जो कि बेकार हो, बच्चे को मारे पीटे, जैसे कोई जर्मनी से आई हो। अपनी इंडियन माँ बहुत अच्छी होती है, इंडियन जननी या भारतीय जननी बहुत अच्छी होती है, लेकिन जर्मनी की मम्मी, जर्मनी की जननी होती है कुजननी। कु मतलब कॉपर, जन मतलब जननी मतलब माँ, कुजननी। तो याद रखने का तरीका, जर्मनी की मम्मी, जर्मनी की माँ कुजननी होती है। जर्मनी की माँ कैसी होती है? कुजननी होती है। याद रखने का बहुत सिंपल तरीका है, कुजननी, कॉपर जिंक और सिल्वर लिखा है लेकिन सिल्वर नहीं है। अब मैं हमेशा कहता हूं, अब गन मेटल के बारे में बात करें, आप हमेशा अच्छे लोगों के संग रहें। मेरे जो भी बच्चे हैं कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या आप लोग अच्छे लोगों के संग रह रहे हैं या नहीं, क्योंकि संगत बहुत मैटर करती है। आपका विजन बनाने के लिए, आपको लाइफ में क्या चाहिए वो बनाने के लिए आपकी संगत, आपका एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। मैंने सुना है, मैंने ऑब्जर्व करा है, डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर बनते हैं, ठीक है, ऐसा क्यों होता है? मोस्ट ऑफ द चीज़ों मैंने देखा है क्योंकि उनको ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया जाता है। लॉजिक समझ रहे हैं? एक्सेप्शन तो हर जगह मिलेंगे बेटा, मैं एक जनरली बात कह रहा हूं जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस के बेसिस पे देखा है। आप, ऐसा नहीं है कि फिर किसान के बेटे कुछ नहीं बनते हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, लेकिन उनको तो स्ट्रगल करना पड़ता है। लॉजिक सुनना, संगत का बहुत असर पड़ता है। आप जैसे एटमॉस्फेयर में रहेंगे बेटा आप वैसे बन जाएंगे। इसीलिए आप पॉजिटिविटी के साथ रहें। किसके साथ रहें? पॉजिटिविटी के साथ रहें। तो ऐसे ही मैंने कहा कि भैया जन, अच्छे लोग होते हैं उन्हें लोग कहते हैं जन, लेकिन कुजन मतलब बेकार लोग, कुजन के संग रहोगे तो तुम्हें गोली मार देंगे, मतलब गन, गोली मार देंगे, गोली या गन मार देंगे, गन लिख दो ज्यादा सही रहेगा, गन मार देंगे। तो याद रखने का तरीका क्या हुआ कि भैया गन मेटल, कुजन संग मत रहो। गन मेटल मतलब कुजन के संग मत रहो। ये हो गया गन मेटल को याद रखने का तरीका। ये हो गया अलॉय का फॉर्मेशन। ये क्या हो गया? अपना अलॉय का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया? अलॉय का फॉर्मेशन हो गया। डी ब्लॉक एलिमेंट की जितनी भी प्रॉपर्टीज थी, नोट डाउन कर लिया, वो मैंने आपके सामने लाके रख दी। अगले लेक्चर में मैं इसके दो कंपाउंड है, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट, उसे वन शॉट में खत्म करूंगा। और फिर एफ ब्लॉक एलिमेंट को 4 पार्ट आएंगे इसके, क्योंकि चैप्टर बड़ा है। मैं नहीं चाह रहा था 7-8 घंटे का लेक्चर बने, लेकिन एक बात देखिए, वन शॉट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 मैंने पूरी एनसीईआरटी कवर कर दी। और जैसे कि हमेशा मैं आपसे कहता हूँ, मैग्नेट ब्रेन बेटा आपको क्लास केजी से क्लास 12 तक 100% फ्री और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, सबसे बेस्ट क्वालिटी। इसी वजह से कई बार क्या होता है, डेली बेसिस पे वीडियो बनते हैं तो क्या कई बार मेरे नहीं आ पाते हैं, तो भैया क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको मैनेज करना, आपको क्वालिटी कंटेंट देना, इसमें टाइम लग जाता है। तो ये कमेंट में मत बोलिए करिए कि सब कब आएगा। मुझे आप लोगों से ज़्यादा चिंता है आप लोगों के सिलेबस की। टाइम पे सब कुछ मिल जाएगा। अब लेकिन इतने सारे टीचर्स डेली बेसिस पे मेहनत कर रहे हैं, कई बार क्या होता है आपको वीडियो फाइंड नहीं हो पाते हैं। जैसे मेरे डी ब्लॉक का पार्ट 1 बन चुका है, मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा पार्ट 1 का आपको लिंक, ठीक है। तो आप, या तो ऐसा नहीं है तो आप हमारी वेबसाइट पे चले जाइए www.magnetbrains.com पे, ठीक है। आप जैसे ही जाएंगे आपको एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा जो कि इंडिया का नंबर 1 चैनल है हमारा मैग्नेट ब्रेन, जहां पे 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। आपको क्या करना है, जैसे कि अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट है, क्लास 12th के स्टूडेंट है, आप सिंगल क्लिक कर सकते हैं, या अगर आप स्पेशली मेरे वन शॉट रिवीजन के लिए आए तो यहाँ पे वन शॉट रिवीजन पे क्लिक करिए। जैसे ही आप करेंगे आपको यहाँ पे क्लास 7 से लेकर 12 तक वन शॉट रिवीजन हर चैप्टर का दिया जाता है। और मैंने जो दिया है सबसे बेस्ट वन शॉट रिवीजन दिया है, ताकि आपको हर चीज में कवर कर सकूं। आपको क्या करना है, क्लास 12th में जैसे अपन, तो क्लास 12th के वन शॉट रिवीजन पे क्लिक करना है। आप जैसे ही करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, मैंने वन शॉट रिवीजन गुरुंग सर जो केमिस्ट्री ले रहे हैं ऑर्गेनिक, उनके द्वारा और मेरे द्वारा वन शॉट रिवीजन पे अगर आप जाएंगे तो मेरे द्वारा जैसे ही जाएंगे वन शॉट रिवीजन बाय अनुराग बघेल सर, मैंने सॉलिड स्टेट टर्म 1 के जितने भी चैप्टर थे कंप्लीट कर दिए, पी ब्लॉक एकदम परफेक्ट तरीके से। और अभी अपन ने शुरू करा है क्या, डी एंड एफ ब्लॉक, वो आपको यहां मिल जाएगा। पार्ट 1 अपन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, आप पार्ट 1 को देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 देखना, तो पढ़ने में मजा आएगा और मैं आपको पढ़ाता हुआ दिख जाऊंगा, ठीक है। इस तरीके से बेटा जो हमारे फ्री एजुकेशन का मोटो है, इसे लोगों तक शेयर करें। और मैं हमेशा 2 वे कम्युनिकेशन पे भरोसा रखता हूं। मेरे पढ़ाने का तरीका ही ऐसा रहता है कि मैं 2 वे कम्युनिकेशन चाहता हूं कि मैं जो समझा रहा हूं मेरा बच्चा भी उसे रिप्लाई करे। कमेंट सेक्शन में बताना कहानी कैसी लगी, ये मैं हमेशा कहता हूं, क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं और मैं उनको पढ़ता हूं, दिल बाग बाग हो जाता है।
मजा आता है क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं ना, हर चीज क्वालिटी वाली दे रहे हैं ना। और दूसरी चीज, अगर कमेंट सेक्शन कर दिया तो भैया लोगों तक शेयर करिए हमारे फ्री एजुकेशन के मोटो को। अगर चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इतना कर दिया है तो वीडियो को लाइक तो करना बनता है ना भैया। मिलते हैं इसके पार्ट 3 में, जिसमें हम इसके कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे, और पार्ट 4 में जिसमें हम ऐप ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बात करेंगे। बहुत छोटा सा पोर्शन होगा, और क्लास 12th की इसी के साथ अपन डी एंड ऐप ब्लॉक खत्म करेंगे और कोऑर्डिनेशन पे इसके बाद स्विच करेंगे। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन के साथ, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।